इसका आंसर करें। फ्री रेडिकल्स। अच्छा, अगर क्वेश्चन में रेडिएशन थेरेपी की जगह कीमोथेरेपी होता, क्वेश्चन में होता कीमोथेरेपी किल द सेल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन सेम होते, फिर आप क्या चूज करते? नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस। वेरी गुड, डॉक्टर मारिया ने ठीक आंसर दिया, इट्स अपोप्टोसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर स्टेफ ऑरियस? ग्रीन colonies, coagulase negative, coagulase positive, bacitracin sensitive, coagulase positive. Diuretics causing hyperkalemia is loop diuretics, thiazide diuretics, spironolactone, acetazolamide. हाइपरकैलेमिया क्यों करवाता है स्पाइरोनोलैक्टोन? क्योंकि ये पोटाशियम को स्टोर कर लेता है, पोटाशियम को एक्सक्रीट नहीं होने देता, ठीक है। थायामीन डेफिशिएंसी कॉज चिलोसिस, हाँ जी, पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है। थायामीन डेफिशिएंसी कॉज चिलोसिस, पोलीन्यूरोपैथी, डर्माटाइटिस, डायरिया। थायामीन की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? पोलीन्यूरोपैथी। पोलीन्यूरोपैथी B1 की वजह से होती है, ठीक है। हार्ट मसल इज सप्लाइड बाय CNS प्लेक्सिस, ANS प्लेक्सिस, सोमैटिक या स्प्लैंक्निक? ANS। Lyme disease caused by Klebsiella, Pseudomonas, E. coli and Spirogyte, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन इज डायाजिपाम, हेलोथिन, फिनोबार्बिटोन, ट्रायाजोलाम। शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। अच्छा, इसका आपको निमोनिक बता सकते हैं? इसका निमोनिक वाइज आपने याद करना है। अगर ऑप्शन में ट्रायाजोलाम नहीं होगा तो आप क्या चूज करेंगे? उसके लिए आपको सारे के सारे शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन आने चाहिए, ठीक है। इसका निमोनिक किसी ने याद है या मैं आपको टाइप कर दूँ? मैं आपको टाइप कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, एटम इसका निमोनिक है। 391 MCQ सब इसमें नोट डाउन कर लें। शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन आपने इस तरह ऑप्शन चूज करना है। अगर ऑप्शन में अल्प्राजोलाम आया आपने पहले उसको चूज करना है, देन ट्रायाजोलाम, देन ओक्साजिपाम, देन मिडाजोलाम। तो आपने सीक्वेंस वाइज इस ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मुझे बताएं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द साइड इफेक्ट ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी? डेनाजोल, टर्ब्यूटालिन, क्लोरोक्वीन, मेट्रोनिडाजोल। वेरी गुड, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन क्या करती है? C फॉर क्लोरो, C फॉर कॉर्निया। कॉर्नियल ओपेसिटी कौन कॉज करवाते हैं? क्लोरोक्वीन। और थायोरिडाजिन किस जगह में आइज के अंदर ओपेसिटी कॉज करवाती है? थायोरिडाजिन, रेटिना। वेरी गुड, ये पॉइंट सब मेंशन कर लें कि थायोरिडाजिन कहाँ पे कॉर्नियल ओपेसिटी, सॉरी कॉर्निया कह रही हूँ, ये रेटिनल ओपेसिटी कॉज करवाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, रेंज, मीन या मीडियन? वेरिएंस, ठीक है। टेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल सेंसरी एफरेंट, स्पेशल विजरल एफरेंट, जनरल विजरल एफरेंट, जनरल सोमैटिक एफरेंट? जनरल विजरल एफरेंट। Peripheral neuropathy is caused by lead, mercury, zinc, copper. Lead. Somatic system supply किसको करता है? Skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscles? Skeletal muscles. Saturation of carbon dioxide is measured by nanometers, sphygmomanometer, capnometer, oximeter? Capnometer. After how much time IV cimetidine becomes activated? 10 to 45 minutes, 12 minutes, 30 to 35 minutes? Very good. Cavernous sinus thrombosis is caused by inferior ophthalmic vein, superior ophthalmic vein, supraorbital vein, infraorbital vein? Superior ophthalmic vein. During first minute of apnea,
कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना रेस्ट करता है? 6 mmHg, 10, 13, 3, 8 या 15? 6। और अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ है तब कितना इंक्रीज होगा? वैसे इसका करेक्ट आंसर 10 है, डॉक्टर हफ्सा ने ठीक आंसर दिया है, ठीक है 10, 12 है सॉरी, लेकिन ऑप्शन में 10 दिया हुआ है तो आप 10 भी चूज कर लें, लेकिन इसका करेक्ट 12 होता है, डबल अमाउंट होती है, ठीक है। विच वन ऑफ दीज वैक्सीन इज कॉन्जुगेटेड टू प्रोटीन? मेनिंजियोकॉक्सिल, टीएबी, टेटनस? मेनिंजियोकोकल, वेरी गुड। रैशनल ड्रग डिजाइन इज अल्टीप्लेज, इंसुलिन, एसिटाजोलामाइड, जीन थेरेपी? और ये एमसीक्यू सीपीएसवी में एज इट इज़ आया हुआ था, ये मेरे एग्जाम में आया था, सेम स्टेटमेंट थी और सेम ऑप्शंस थे। रैशनल ड्रग डिज़ाइन कौन सी होती है? अल्टीप्लेज, ठीक है। अब देखें SK 1 to 17 में से ना आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते होते हैं पेपर के अंदर भी, ठीक है। तो उस टाइम आपको लगता है कि एमसीक्यूज पता नहीं कहाँ से आए, लेकिन वो अंदर अंदर से ही आए होते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजेस कुछ में आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एज इट इज़ भी आती हैं, तो वो अगर आप अच्छी रिविजन करेंगे तो आपके वो वाले एमसीक्यूज गलत नहीं होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन CLD? लोराजिपैम, पैरासीटामोल, पेंटाजोसिन या एस्प्रिन? पेंटाजोसिन, ठीक है। ऑन CT स्कैन व्हाट इज एट द लेवल ऑफ L1? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, एओर्टा, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इसोफेगस, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये उसी मैंने आपको सारे लेवल्स भी इसके बताए थे। Acetaminophen secreted in urine after glucuronidation, acetylation, oxidation? Acetaminophen secreted in urine after glucuronidation, acetylation या oxidation? किस प्रोसेस के थ्रू ये यूरिन के अंदर सिक्रीट होती है? ठीक है, ग्लूक्रोनिडाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। HLA जीन लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम? 6, 11, 12, 13 या 15? 6 पे। ड्यूरिंग हाइपरट्रोफी increase in the DNA content, increase in the number of cells, increase cytoplasm of the cell, decrease in the number of cells? हाइपरट्रोफी में क्या होते हैं, ठीक है। Zone 1 indicates negative pressure ventilation, base of the lung, apex of the lung, positive pressure ventilation. Zone 1 पे क्या होता है? एपेक्स होती है। और बेस के अंदर कौन कौन से जोन आ जाएंगे? अगर इस स्टेटमेंट हम चेंज कर दें, उसमें पूछा गया हो जोन 2 and 3 इंडिकेट्स बेस ऑफ द लंग, ठीक है। बेसल बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रोमियर, सीलिया, एक्सोनिम, सेंट्रियोल्स? बेसल बॉडी कहाँ से डिराइव्ड होती है? सेंट्रोमियर, सीलिया, एक्सोनिम, सेंट्रियोल्स, ठीक है। टू रीच द यूट्रस, यूट्राइन आर्टरी क्रॉस द यूरेटर, फलोपियन ट्यूब, लिगामेंट ऑफ ओवरी, यूरिनरी ब्लैडर? यूरेटर। Lesser sac is situated between aorta and stomach, aorta and inferior vena cava, stomach and pancreas? Stomach and pancreas. First coccygeal nerve level of spinal cord is L1, L2 या T4? L1. Muscle contraction after resting will generate shortening heat, initial heat, activation heat, maintenance heat? Initial heat. लास्ट MCQs है। स्मॉलेस्ट एरिया इन कॉर्टेक्स इज फिंगर, थंब, टंग, फेस, थाइज? ये मैंने आपको सारे MCQs के डिटेल से बताए थे, थाइज। और इसमें से सेंसरी कौन कौन से आ जाएंगे? सेंसरी ऑप्शंस कौन कौन से हैं? टंग, फेस, फिंगर या थंब? टंग और फेस इसमें से सेंसरी आ जाएंगे। और मोटर कौन कौन से आ जाएंगे? लार्जेस्ट मोटर एरिया इज फिंगर आ जाएगी और थंब आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2। आज में इंशाल्लाह हम 200 MCQ से मैं आपको खुद ही कवर करवा दूंगी, ठीक है। और
साथ साथ इसके जो मटेरियल है ना मैंने आपको शेयर कर दिया है, जो 1 से आज हम सेक्शन 2 स्टार्ट करें ना, 1 से लेके 200 MCQs तक, ठीक है। रेलिवेंट जो MCQs की डिटेल्स हैं वो मैंने आपको ग्रुप में पहले से शेयर कर दिए हैं, ठीक है। जो पीछे वाले MCQs थे ना उसमें मैंने आपको बताने थे कि जो मेडला सॉरी एक न्यूक्लियस है मैंने शेयर किए हुए हैं उसके, कि अपर लेवल ऑफ मेडला के न्यूक्लियस कौन से होते हैं, मिडल और बिलो वाला, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको शेयर करूँगी, तो किसी ने मुझे बाद में, मैं खुद भी भूल गई और आप लोगों ने भी ग्रुप में उसका मैसेज नहीं किया, ठीक है। तो वो मुझे अभी याद आया था तो मैंने आज आपसे शेयर कर दिया, वो आप बुक में नोट डाउन कर लें, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम उसका MCQs आएगा, कोई मिडल मेडला के न्यूक्लियस बताएं या लोअर लेवल की बताएं, ठीक है। तो जो मैंने ग्रुप में जो जो चीज़ें शेयर की ना वो इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट चीज़ें हैं, वो आप नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। आज वाली भी मैंने आपको सारी कम ही पिक्चर्स शेयर की हैं, वो भी आप सारी नोट डाउन कर लें इसके साथ साथ, ठीक है। और आज इंशाल्लाह हम 200 MCQs कवर कर लेंगे क्लास में, ठीक है, चाहे हमारी 11:30 तक टाइम एक्सटेंड हो जाए। फर्स्ट MCQ स्टार्ट करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अमीबिक लीवर अब्सेस। तो अमीबिक लीवर अब्सेस में कौन से देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं। सेकेंड MCQs है, विच वन ऑफ देम हैव पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। अब आप CVS करके आए हैं, अब मुझे बताएं कि आइनोट्रोपिक का क्या मतलब है और क्रोनोट्रोपिक का क्या मतलब है। मैम आइनोट्रोपिक इज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और क्रोनोट्रोपिक मीन्स हार्ट रेट जब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आइनोट्रोपिक में कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, क्रोनोट्रोपिक में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें से कौन सी ड्रग है जो और हार्ट मैम के, जी जी एक थर्ड है ड्रोमोट्रोपी, दैट इज जब एवी नोडल टाइम जो है वो डिले हो ठीक है, या कम हो, मतलब डिपेंड्स अपॉन द एवी नोडल वे कि मतलब कितनी जल्दी होगा वो। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, आप बता दें ड्रोमोट्रोपी को भी। अच्छा ये मैं आपको फर्स्ट एड से फर्दर कंफर्म करके ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इस MCQ को आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सेकंड वाले को। विच वन ऑफ देम हैव पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन द हार्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ड्रग है जिसका ये वाला इफेक्ट होता है कि ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन और कैटिकोलामेंस, इन दोनों का क्या होता है, ये हार्ट के रेट को और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑर्गेनिज्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉज गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन कौन कॉज करता है, क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई, ठीक है। 4 MCQs है, एक कम्युनिटी मेडिसिन का MCQs है, फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस द P वैल्यू ऑफ ड्रग शुड बी लेस देन। तो सॉरी ये फार्मा में शायद जनरल फार्मा का MCQs है। फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस द P वैल्यू ऑफ ड्रग शुड बी लेस देन। तो P वैल्यू कितने से कम होनी चाहिए कि वो सिग्निफिकेंट होगी, 0.05। इस रेंज से अगर P वैल्यू कम होगी देन इट्स सिग्निफिकेंट, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, तो वो वेरिएबल करते हैं, हर ड्रग का साइड इफेक्ट डिफरेंट होता है। ए प्रेग्नेंट लेडी टुक ओनली फेरस सल्फेट, यानी कि वो आयरन टैबलेट्स ले रही थी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, शी विल बी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर उसने फॉलिक एसिड नहीं लिया तो उसमें न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स आ जाएंगे। 7 MCQs है, ड्रग दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो डाइजॉक्सिन इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और इसकी ड्रग कौन सी देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स इसमें ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इज डाइजॉक्सिन और देते कौन सी हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। डॉक्टर शुड स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद पेशेंट बाय, आपको कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए, आस्किंग नेम प्लेस एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन। ये चीज़ें क्या करती है, पहले थोड़ी सी रेपो डेवलप हो जाती है ना आपकी। हार्मोन ऑलवेज एक्ट थ्रू साइक्लिक AMP मैकेनिज्म। ये भी आप लोगों की एंडो स्टार्ट हुई है तो ये सारी चीज़ें एक टेबल बना हुआ है, उसमें सारे हैं कि सारे हार्मोन साइक्लिक AMP के थ्रू कौन से मैकेनिज्म होते हैं, TSH आ जाएगा, FSH आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आप टेबल, सबके हार्मोन्स का टेबल आप याद कर लेंगे जैसे आप एंडो आप थ्योरी में कवर कर रहे हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो सारे सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। 11 MCQs है, विच इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन टू डिफ्रेंशिएट द निवस फ्रॉम द सेगमेंटल हाइपोमेलानोसिस, ठीक है।
तो जो सेगमेंटल हाइपोमेलानोसिस है, इसका नेम ही आपको बता रहा है कि ये इसमें जो पिगमेंटरी डिसऑर्डर है, इसमें मेलानिन लॉस हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ये निवस को हम सेगमेंटल हाइपोमेलानोसिस से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डायास्कोपी के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डायास्कोपी का क्या क्या प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन है। इसमें हम ग्लास स्लाइड को लेते हैं और स्किन के अगेंस्ट प्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। डायास्कोपी का क्या प्रोसीजर है, ग्लास स्लाइड को लेते हैं और उसे स्किन के अगेंस्ट प्रेस करते हैं। तो उसमें स्किन की स्लाइड में अगर मेलानिन लॉस आ रहा है तो हमें पता चल जाता है कि वो सेगमेंटल हाइपोमेलानोसिस है। और अगर हाइपोपिगमेंटेड स्किन है, मतलब इसमें मेन आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है, डायस्कोपी के अंदर आ जाएगा। 12 पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ लिवर आर किससे डेराइव्ड होते हैं, एंडोडर्म। ये डबल ए के जो पल्स पॉइंट है उसमें आई थिंक एम्ब्रियो वाला जो पोर्शन है उसमें पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है कि एक्टोडर्म से कौन कौन सी चीज़ें डेराइव्ड होती हैं, मीजोडर्म से और एंडोडर्म से। और इसमें से एक एमसीक्यूज लाजमी हर दफ़ा आपके पेपर 1 में आएगा, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से पॉइंट याद करने कि एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स क्या हैं, मीजोडर्मल डेरिवेटिव क्या हैं और एंडोडर्मल डेरिवेटिव्स क्या हैं। तो लीवर का पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो किससे डेराइव्ड होते हैं, एंडोडर्म से डेराइव्ड होते हैं। 13 MCQs, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि HMP शंट की वजह से, ठीक है। ये बायोकेम का क्वेश्चन है। कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ये सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करा होता है, हाइपोथैलेमस। 15 न्यूक्लियस रिलेटेड टू सेंसरी सप्लाई ऑफ। अब सेंसरी सप्लाई का जो न्यूक्लियस होता है वो ऑफ लिम्स, तो लिम्स का कौन सा होता है, वेंट्रल पोस्टीरियो लैटरल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये उन्होंने ऑप्शन में बता दिया कि वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल न्यूक्लियस वो किसका होता है, फेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये सारे किसके न्यूक्लियस की बात करें, थैलेमस, क्योंकि सारी सेंसरी सप्लाई कौन सी होती है, थैलेमस के अंडर होती है कंट्रोल, ठीक है। ये फर्दर आपको CNS की जब आप डिटेल्स करेंगे ना तो ये उसमें सारा टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है कि थैलेमस के कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ग्लूकागॉन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय। अब आपने एंडो में क्या करना है, डबल ए के पल्स पॉइंट में टेबल्स बने हुए, ये चीज़ फर्स्ट एड में नहीं दी हुई, ठीक है। उसमें उन्होंने टेबल्स बनाए हुए, उन्होंने दिया हुआ है कि ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को इंक्रीज कौन कर रहा है, डिक्रीज कौन कर रहा है। फिर नेक्स्ट वन में उन्होंने इंसुलिन की बताया कि कौन कौन से फैक्टर इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज। तो अभी आप लोगों की चल रही है एंडो थ्योरी क्लासेस, ठीक है। तो आपने डबल ए के पल्स पॉइंट बहुत अच्छे से करने हैं एंडो के। वैसे तो आपने सबके ही करने हैं, लेकिन ये वाला जो MCQ से कहाँ से आया हुआ है, डबल ए के पल्स पॉइंट में टेबल बना हुआ है ये। 17 ए वुमेन कम्स टू यू विद स्वेलन आइज एंड वर्म इन द आई। तो आंखों के अंदर जो एक वर्म होता है वो आइज की स्वेलिंग कौन कॉज करवाता है, वो कौन सा होता है, लुआ लुआ आइज के अंदर इन्फेक्शन कॉज करवाता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है। 18 MCQs, पेशेंट हैविंग कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, पीएच उसकी डिक्रीज है 6.8, बाइकार्ब्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज है 10 पे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है 65 पे है। तो ABGs की पिक्चर में हमारे पास मिक्स्ड आ रही है। मिक्स्ड कैसे आ रही है, पीएच कम है, ये तो हमें पता चल गया कि एसिडोसिस है। अब जब पीएच कम के साथ बाइकार्बोनेट्स भी कम है तो ये दोनों चीज़ें क्या बता रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन पीएच कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये किसकी तरफ लेके जा रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ। तो इट इज़ एन मिक्स्ड मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। 19 MCQs है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोवेंटिलेशन किस में होती है, COPD के अंदर होती है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो COPD के अंदर कितनी हो जाती है, लेस देन 1, 0.8 तक। एनॉक्सिक एनॉक्सिया का क्या मतलब है कि फैटीग हो गई है, लैसीट्यूड इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। फेशियल नर्व आफ्टर पासिंग थ्रू स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन हैज़, पैरोटिड ग्लैंड का रिलेशन उसका क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड के पोस्टीरियरली पास कर जाती है ये। HIV के अंदर कौन से सेल काउंट जो होते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अंदर सिर्फ CD4 सेल का काउंट होता है जो कम होता है। और ये CD4 एक और MCQ जब आपको आएगा कि CD4 का काउंट आप किसके लिए करवाते हैं, जब आप HIV या एड्स के पेशेंट में फॉलोअप करवाते हैं तो आप क्या चीज़ चेक करते हैं फॉलोअप के अंदर, CD4 सेल्स। अब जब आप करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर करेंगे रफ़ी से, उसमें उन्होंने कुछ एक टेबल में एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर इस CD4 सेल्स की काउंट अगर 500 से डिक्रीज़ होगा तो कौन कौन सी इन्फेक्शंस होंगी, और अगर इसका जो वैल्यू है
वो अगर 200 से भी ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाए, यानी कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन चल रहा है, एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा है, तो इसकी वैल्यू 200 से भी कम आ जाएगी। तब कौन सा इन्फेक्शन है, जब 200 से कम इसकी CD4 की वैल्यू होगी तो वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। और इसका मोस्ट कॉमन एक और MCQ अभी हम कवर कर लेते हैं कि HIV के अंदर मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन कौन सा होगा? कैंडिडा। कैंडिडा HIV के अंदर मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और HIV के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉमन लंग्स का इन्फेक्शन कौन सा होगा अगर CD4 काउंट 200 से भी कम है? लंग्स का इन्फेक्शन कौन सा होगा HIV में? वेरी गुड। इसे फुल फॉर्म लिख दें डॉक्टर इरम, निमोसिस्टिक जीरोवर्साई। और इसमें क्या आते हैं, बोट शेप ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे होते हैं जब हम ब्रोंको एल्वुलर लिवाज करवाते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। ये सारी आपकी रफ़ी की लाइंस हैं और ये एग्जाम में MCQs रिपीटेड MCQs आते हैं। 24 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग्स विल हैव मैक्सिमम ओरल बायो अवेलेबिलिटी के लिए ड्रग का क्या होना ज़रूरी है? लार्जली हाइड्रोफोबिक येट सोल्यूबल इन एक्वस सॉल्यूशंस। Next MCQs 25. Young boy develop fever, hypotension, erythematous patches over the trunk and the limbs. तो फीवर है, साथ उसे जो पैचेस डेवलप हो गए हैं हाइपोटेंशन के साथ, तो ये कौन सा फीवर है? स्कारलेट फीवर है। और इसमें टंग कौन सी होती है, किस तरह की टंग हो जाती है स्कारलेट फीवर के अंदर? स्ट्रॉबेरी, इस तरह की सारी टंग आ रही होती है ना, आपकी फाइंडिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो स्कारलेट फीवर के अंदर टॉक्सिन कौन सा रिलीज होता है? एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन रिलीज होता है जो ये सारे इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है। 26 MCQs है स्मूथ मसल फाइबर्स आर। तो स्मूथ मसल जो फाइबर्स होते हैं ये मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। इन हेल्दी मैन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट में एक्सीड द ऑक्सीजन सप्लाई। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं या मैराथन रनर्स के अंदर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की किस में ज़्यादा एक्सीड कर जाती है? स्केलेटन मसल्स के अंदर। इन फोर्स्ड फ्लेक्शन ऑफ नेक विच लिगामेंट इज टॉर्न। अब मैंने आपको इसके ग्रुप के अंदर ये पिक्चर शो की हुई है। फ्लेक्शन कब होगी? जब आप अपने चिन को चेस्ट के साथ आप बेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप सब अभी भी अपनी चिन को नेक के साथ फ्लेक्शन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जब ये फोर्सफुल फ्लेक्शन होगी नेक की, तो आपकी जो नेक के बैक के ऊपर पोस्टीरियरली एक लिगामेंट होता है, उसे कहते हैं लिगामेंट ऑफ नकी। जब आप फोर्सफुल फ्लेक्शन करेंगे तो पीछे वाला जो आपकी नेक के पोस्टीरियर साइड पे जो लिगामेंट है वो टॉर्न हो जाएगा। वो कौन सा लिगामेंट होता है? लिगामेंट ऑफ नकी, ठीक है। नेक्स्ट MCQs करते हैं 29। कॉन्फिडेंस लिमिट इज, इसकी आपने पिक्चर देख लेनी है, मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। 28 कॉन्फिडेंस लिमिट इज रिलेटेड टू, लिमिट के एंड में T आ रहा है। अब आपने किस तरह याद रखना है? स्टैंडर्ड एरर के साथ जब हम T वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी? कॉन्फिडेंस लिमिट आ जाएगी। अब इसका नेक्स्ट MCQ आ सकता है कॉन्फिडेंस इंटरवल इज रिलेटेड टू। इसके साथ ही आप ऑप्शन 1 में लिख लें कि वो मीन एंड स्टैंडर्ड एरर के साथ जब हम मीन को कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या चीज़ आ जाएगी? कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको सारे रिलेटेड MCQs भी साथ साथ करवा रही हूँ। अल्फा ऑप्शन में हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं? टाइप करें आप लोग जल्दी से यहाँ पे। मीन एंड स्टैंडर्ड एरर किस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल को। और कॉन्फिडेंस लिमिट में स्टैंडर्ड एरर के साथ हम T वैल्यू को कर रहे होते हैं, ठीक है। 30 MCQs में आपने वर्चुअस ट्राइएड में क्या आ जाएगा? हाइपर कोआगुबिलिटी, स्टेसिस ऑफ ब्लड एंड एंडोथेलियल इंजरी। आफ्टर पार्शियल हेपेटेक्टमी हेपेटोसाइट दोबारा कैसे रीजनरेट कर जाएंगे? HGF के थ्रू, हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर्स। लिम्फ फ्रॉम द स्टमक इसमें ड्रेन होती है सीलिक लिम्फ नोड्स में, तो इजी MCQs है। स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो डिलेड क्लोजर होता है पल्मोनरी वेल्व्स का एज कंपेयर टू डेल्टा इज ग्रेटर देन अल्फा। अगर डेल्टा ऑप्शन में नहीं होगा तो आप अल्फा को भी चूज कर सकते हैं। 34 MCQs है राइट। ये भी आप जो सारा CNS करेंगे ना, CNS का रफ़ी के अंदर पॉइंट नंबर 255 दिया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल्स आप इसकी जब CNS करेंगे तो CNS के MCQs आपको क्लियर होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। अब देखें वीकनेस कहाँ आ रही है? राइट अपर और लोअर लिम्ब के अंदर वीकनेस आ रही है। एंगल ऑफ माउथ डेविएट हो गया ऑपोजिट साइड पे। तो जब भी
पैरालिसिस हो राइट साइड का, लेकिन एंगल ऑफ माउथ डेविएट किया है ऑपोजिट साइड का, ठीक है। तो इसमें लीजन कहाँ पे आ रहा है, इंटरनल कैप्सूल के अंदर, ठीक है। अब जो रफ़ी का पॉइंट 255 है CNS के अंदर, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि अगर पोन्स कब होगा, मिड ब्रेन कब होगा और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिकली इंटरनल कैप्सूल का बता दिया कि उसमें राइट साइड की अपर और लोअर लिम इन्वॉल्व होगी से राइट साइड की, लेकिन जो माउथ है वो डेविएट कर जाएगा ऑपोजिट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो जब इस तरह की प्रेजेंटेशन आएगी तो लीजन किस साइड पे, इंटरनल कैप्सूल की साइड पे है। यहाँ पे मैं आपको एक और MCQs करवा देती हूँ। अगर आपके पास साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं 7th क्रेनियल नर्व के, ठीक है, कि बेल्स पाल्सी वाली सारी पिक्चर आ रही है, यानी कि उसने कहा है कि एंगल ऑफ माउथ की डेविएशन है, लेकिन उसके साथ उसने कहा है कि पेशेंट को हेयरिंग लॉस भी आ रहा है, यानी कि 8th 7 और 8 क्रेनियल नर्व दोनों के लीजन के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तब आपके पास जो साइट ऑफ लीजन है वो कौन सी होगी। मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, इंटरनल कैप्सूल, पोन्स, सेरिबेलम, सेरिब्रोपोंटाइन एंगल। सेरिब्रोपोंटाइन एंगल आएगा, क्यों, क्योंकि उसमें से 7 और 8 क्रेनियल नर्व के जब भी साइन एंड सिम्टम्स आएंगे तो साइट ऑफ लीजन किस में होगी, सेरिब्रोपोंटाइन एंगल के ऊपर, ठीक है। जब भी 7 और 8 क्रेनियल नर्व के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे तो लीजन कहाँ होगी, सेरिब्रोपोंटाइन एंगल के अंदर। 35 वेन्स कीप मोर ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन दैम, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लाइंस ज़्यादा होती है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। 35 ए बॉय विद एक्मोसिस एंड ब्लीडिंग फ्रॉम सर्कमसिजन। अभी आप हिमाटोलॉजी करके आए तो जब भी सर्कमसिजन के साथ बच्चा प्रेजेंट करता है तो उसमें, और उसके 2 साल के भाई के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, यानी कि मेल्स के अंदर। अब आपके माइंड में कोई ऐसी डिसऑर्डर आएगी, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो सिर्फ मेल्स के अंदर होती है, यानी कि उसकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, वो कौन सी होगी, हीमोफीलिया होगी, ठीक है। तो हीमोफीलिया में हम क्या करेंगे, कोआगुलेशन कास्केट के अंदर डिफेक्ट आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें किस चीज़, कौन से कोआगुलेशन कास्केट में डिफेक्ट आ रहा है, फैक्टर, जल्दी से बताएं, फैक्टर 8 माइनर, फैक्टर 8 माइनर। और हीमोफीलिया बी के अंदर फैक्टर 9 क्रिसमस डिजीज जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो हीमोफीलिया के अंदर मेन हम क्या करवाएंगे, कोआगुलेशन स्टडीज करवा लेंगे। प्लूरेंट पेरिटोनाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियोइड्स, ठीक है। सॉरी, जी जी मुझे बताइएगा, हीमोफीलिया सी नहीं है ऑटोसोमल रिसेसिव, हीमोफीलिया ए और बी में शायद मेरा जी ख्याल जी, है ठीक है, ये ठीक बता रही हैं आप, ठीक बता रही हैं। हीमोफीलिया सी ही ऑटोसोमल रिसेसिव है, और ए और बी जो है वो क्या आ जाएंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। ब्लीडिंग ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, तो पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ जो वेन है, कौन कौन सी वेन है पोर्टल हाइपरटेंशन में, पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन कर रही होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है, तो वो इन्वॉल्व होगी इसमें। टेस्ट सेंसेशन, तो हमने क्या बात की, जो सारी सेंसरी सेंसेशंस है उसे कौन सा कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थैलेमस, ठीक है। बिटवीन द मील्स शुगर लेवल आपकी बॉडी के अंदर लीवर कैसे मेंटेन करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू, तो सारा जो ग्लाइकोजन पड़ा होता है उसको वो ब्रेक डाउन कर लेता है और ग्लूकोज फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। लो डोज ऑफ एस्पिरिन एक्ट्स ऑन, अब जो लो डोज है वो किस पे एक्ट करती है, थ्रोम्बोएक्सिन A2 पे, और अगर हाई डोज आप एस्पिरिन की देंगे तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, इसमें से आप कौन से ऑप्शन चूज करेंगे, ये भी MCQs आएगा। हाई डोज ऑफ एस्पिरिन, ठीक है, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 दोनों आ जाएंगे। कैट इज डीसेरिब्रेटेड एट मिड कॉलिकुलर लेवल, ठीक है। अब मैंने आपको इसके ग्रुप के अंदर एक पिक्चर सेंड की है कि जो डीसेरिब्रेटेड पोस्चर होता है उसमें बहुत सारी एक्सटेंशन हुई होती है बॉडी के अंदर, और वो किस लेवल पे होती है, मिड कॉलिकुलर लेवल के अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर जो सारी बॉडी आपकी होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगी और वो एक्सटेंडेड होगी, ठीक है, इनके अपर आर्म और लोअर लिम्स, ठीक है। लेकिन जो डी कॉर्टिकेड होती है उसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन अल्फा आ जाएगा कि एग्जैजरेटेड फ्लेक्सर रिफ्लेक्स होंगे, ठीक है। और वो कहाँ होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे इंजरी आती है, वो मैंने आपको पिक्चर के अंदर इसके प्रॉपर पॉइंट्स बने हुए हैं कि कहाँ किस किस लेवल पे इंजरी आती है। तो अल्फा ऑप्शन में कब आएगा, एग्जैजरेटेड फ्लेक्सर रिफ्लेक्स किस में आएंगे, जब इसकी डी कॉर्टिकेट के ऊपर इंजरी आएगी, ठीक है।
और डिसेरेब्रेटेड में कब आएगा, एग्जैजुरेटेड एक्सटेंशन होगी, यानी कि एग्जैजुरेटेड स्ट्रेच रिफ्लेक्स होंगे, ठीक है। इसकी आपने पिक्चर देख लेनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि दोनों इसमें डिफरेंस क्या होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट के अंदर अगर एक स्टोन है तो उसका क्या कॉज क्या है, उसकी अपोप्टोसिस। वुमेन हैविंग इंक्रीज्ड एपिटाइट, इंक्रीज थर्स्ट, नेबर कंप्लेन ऑफ हर स्ट्रेंज बिहेवियर। तो थर्स्ट सेंटर ये सारी चीज़ें कौन रेगुलेट कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस के अंदर उसके इशू आ रहा है कोई। नॉर्मल रेजोनेंस, हर पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज तो लाजमी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम ये स्किप कर देंगे क्योंकि हर एमसीक्यूज में आपने अच्छे से एक दफ़ा याद कर लें कि नॉर्मल रेजोनेंस एट द बैक ऑफ लंग कितने लेवल के ऊपर होती है, 10-3, ये कोई 50 दफ़ा सारे एसक्यूज में एमसीक्यूज आया हुआ है, बस एक दफ़ा अच्छे से याद कर लें। फीवर इज कॉज्ड बाय इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। सीओपीडी में क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, वो कितनी होती है 0.1 तक। ब्रोकाज एरिया, ये सारा फिर सीएनएस आ गया है। ब्रोकाज एरिया की लोकेशन कहाँ होती है, इंफीरियर फ्रंटल लोब के अंदर, और जो वर्निकी एरिया होता है उसका कौन सा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो कौन सा ऑप्शन आएगा वर्निकी एरिया, टेम्पोरल लोब में। वेरी गुड, बीटा ऑप्शन, सुपीरियर टेम्पोरल, ठीक है। प्लूरल प्लैक किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एस्बेस्टोसिस के अंदर आते हैं, और ये मेसोथेलियोमा या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी कॉज करती है एस्बेस्टोसिस। पेशेंट विद 1 डे डायरिया, डिहाइड्रेशन, लैब्स के अंदर हाइपोक्लोरीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि हर चीज़ कम हो गया। वैसे भी सिंपल बात है, आपने डायरिया, मैंने आपको क्या बताया था, डायरिया में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और वोमिटिंग में क्या होता है, वेरी गुड, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें, अगर डायरिया एक्यूट डायरिया ना, अब देखिए 1 डे की हिस्ट्री के साथ है, अब आप क्या चूज़ करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर आपको कहे कि प्रोलॉन्ग डायरिया है, क्रोनिक डायरिया है, क्रोनिक डायरिया में क्या एवीजीज के अंदर क्या आएगा, क्रोनिक डायरिया, क्रोनिक डायरिया में भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं 49, ये एमसीक्यूज आप नोट डाउन कर लें जो मैंने आपको तीनों बताए हैं। 49, सर्वाइकल मेटाप्लेजिया, व्हाट टेस्ट इज कोस्ट इफेक्टिव एंड गुड। तो पैप स्मीयर करवाते हैं सर्वाइकल मेटाप्लेजिया के लिए। मैलिग्नेंट कैंसर इज डायग्नोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेजन, हम देखते हैं कि अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं किया हुआ तो उसे क्या कहते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू। अगर उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर दिया देन इट्स मैलिग्नेंट कार्सिनोमा। पेंसिलिन ड्रग रिएक्शन क्या कॉज करवाती है, ब्रोंकोस्पैज्म कॉज करवाती है। आप इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीडोट कौन सी देते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म के लिए पेंसिलिन से एपिनेफ्रिन, आईएम एड्रेनालिन देंगे, ठीक है। साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट कौन करती है, इंटेग्रिन। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को अगर ऑप्शन चेंज हो जाए स्टेटमेंट, अब ऑप्शन आ रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कौन सी चीज़ अटैच करती है, ऑप्शन अब क्या होगा, बी, बीटा, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें बीटा आ जाएगा फिर। 53, रिंग इन द आई, रेज्ड लिवर एंजाइम डायग्नोस्टिक टेस्ट। पहले तो बताएं कि आइज के अंदर रिंग किस डिजीज में आती है, कैसर फैशर रिंग किस डिजीज में आती है, विल्सन के अंदर, नहीं विल्सन डिजीज, ठीक है। तो विल्सन डिजीज में क्या होता है, ऑप्शन चार्ली इज ग्रेटर देन ऑप्शन अल्फा, यूरिनरी कॉपर का लेवल ज़्यादा, आप चूज करेंगे प्रेफर्ड ऑप्शन। फिर सेकंड पे अगर चार्ली ऑप्शन नहीं है देन आप क्या चूज करेंगे, सीरम सेरेब्रोप्लाज्मिन लेवल, ठीक है। थायराइड का कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर। 55, माइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर स्टार्ट्स इन 4th मंथ पे जाके स्टार्ट होती है माइलिनेशन। ट्रांसमीटर एट ऑटोनॉमिक गैंग्लियन कौन सा होता है, एसिटाइलकोलिन। पायरामिडल ट्रैक की लीजन, आपको क्या पायरामिडल ट्रैक की लीजन आएगी तो क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी आएगी। ये भी आप सीएनएस के अंदर टेबल बहुत अच्छा बना हुआ है रफ़ी के अंदर। अच्छा, जो सीएनएस है ना वो रफ़ी के अंदर भी बहुत अच्छा दिया हुआ है और फर्स्ट एड के अंदर भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो मैंने ऐसे किया था कि मैंने फर्स्ट एड से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया था, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रफ़ी के अंदर फर्स्ट एड में एक्स्ट्रा दी हो, ठीक है। तो आपने एक जगह से कर लेना है और अच्छे से कर लेना है, या आपने एक दफ़ा फर्स्ट एड के लेक्चर चले उसके बाद आप रफ़ी, वैसे मैंने मेन रखा था और उसके साथ फिर मैंने डबल ए के एमसीक्यूज़ या पल्स पॉइंट एटलीस्ट आपने अच्छे से कर लेने, ठीक है। तो रफ़ी के अंदर इसका सीएनएस बहुत अच्छा दिया हुआ है।
उसमें एक टेबल बना हुआ है बहुत अच्छा सा, उसमें पायरामिडल और एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक। अब पायरामिडल ट्रैक के लीजन में ऑप्शन 4 लिया आ जाएगा कि क्लैस्प, नाइफ, रिजिडिटी आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेटमेंट चेंज होकर आ जाए कि एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक लीजन विल शो, तो ऑप्शन डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिस्टम्स आपने ऐसे करने हैं कि पहले एक दफ़ा फर्स्ट एड से करने। अब 2025 में कोई भी एग्ज़ाम फर्स्ट एड के बगैर मेडिसिन वाला बंदा उसे पास आई थिंक नहीं कर सकता। पेपर 2 के लिए आपकी फर्स्ट एड आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने सारे जो फार्मा है, सारे सिस्टम्स है वो आपने रफ़ी मेन रखने हैं, ठीक है। लेकिन CNS के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हीमाटोलॉजी है, वो फर्स्ट एड पे हीम बहुत अच्छी नहीं दी हुई, लेकिन दी हुई है, लेकिन उसके लिए आपने पैथोमा भी करनी है साथ, और अब AA भी करनी है, रफ़ी भी करनी है। और CNS मैं आपको बता रही हूँ कि एक जगह से कर लें, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है CNS के अंदर, कि जैसे वो फर्स्ट एड पे दिया हुआ है और रफ़ी पे भी अच्छा दिया हुआ है CNS, ठीक है। मतलब सारी दोनों जगह से पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। फर्स्ट एड से भी आपने सिस्टम्स करने हैं, रफ़ी से भी करने हैं और AA से भी करने हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने SKs भी करनी है। ये सारी चीज़ें जब आप ये 4 बुक्स बहुत अच्छे से 3 से 4 रिविजन्स भी करनी है, ठीक है। पेपर देके सब स्टूडेंट वापस आके कहते हैं कि पेपर तो किसी बुक में से भी नहीं था। वो ऐसे होता है कि हमने सारी बुक्स, नो डाउट हर बच्चा एग्ज़ाम में पढ़ के तो जाता है, लेकिन हम उतनी मैक्सिमम रिवीजन नहीं कर पाते कि अगर वो चीज़ मुश्किल करके या मोल्ड करके आए तो आप उस MCQs को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो पढ़ना तो सब नहीं है, सब पढ़ते हैं, लेकिन जिसकी जितनी ज़्यादा रिविजन्स होंगी उसका एग्ज़ाम उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 6 मंथ्स मैंने तो बहुत ज़्यादा पीरियड अपना लिया था, ठीक है। तो डिपेंड करता है ना, अगर या तो आप कम टाइम में बहुत अच्छी उतनी प्रेपरेशन कर लें, कंसंट्रेशन से कर लें, ठीक है। तो वरना अगर आपने साथ साथ जॉब करने हैं या आपकी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन ये है कि जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, आप चीज़ों को करते रहें, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। इसकी मेन यही है कि बस रिविजन्स हैं, जितनी अच्छी रिविजन कर लेंगे हर चीज़ पे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। JCAT के लिए आपने फर्स्ट एड A से Z तक पहले पेज से फर्स्ट एड स्टार्ट करनी है और एंड तक, लास्ट पेज तक एक भी आपने पेज नहीं छोड़ना JCAT के लिए फर्स्ट एड का। JCAT तो फुल फर्स्ट एड है, ठीक है। चलिए अब हम वापस आते हैं MCQ नंबर 57 के ऊपर। पायरामिडल ट्रैक लीजन क्या शो करती है, इसमें ऑप्शन एक्स्ट्रा पायरामिडल का मैं आपको बता रही थी। एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक में क्या आ जाएगा, लेड पाइप रिजिडिटी आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ लिख लें कि डेल्टा ऑप्शन में क्या आएगा, लेड पाइप रिजिडिटी कब आएगी, जब आपसे वो पूछेगा एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक लीजन, ठीक है। 58 लिवर ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट रिजेक्शन आफ्टर फ्यू मिनट्स इज बाय। तो कुछ मिनट्स के बाद ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्यों होती है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से। ये एक्यूट रिएक्शन होता है आपका, उसमें उसका मैकेनिज्म क्या है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। अब ये MCQs उसने कहाँ से लिया हुआ है, फर्स्ट एड जो इम्यूनिटी वाला आपका सारा चैप्टर है, आपने फर्स्ट एड की डॉक्टर बिलाल की थ्योरी क्लासेस लेनी है, उसके साथ साथ आपने इसके टेबल्स बहुत अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट रिवीजन में अगर आपकी इम्यूनिटी आप फुल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपने टेबल अच्छे से करना है। अब ये वाला MCQs टेबल में दिया हुआ है, मैं आपको लेक्चर के बाद इस पूरे पेज की पिक्चर सेंड करूँगी ताकि आप बाकी सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म भी याद कर लें, क्योंकि अभी इस MCQs में तो आपको आया कि एक्यूट रिएक्शन क्या हुआ है फ्यू मिनट्स के बाद। हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए कि कुछ आवर्स के बाद, मंथ्स के बाद क्या क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। तो वो आपको सारा आना चाहिए। ये आपको फर्स्ट एड का इसका पेज शेयर कर दूंगी लेक्चर के बाद। एक्सेसिव वॉमिटिंग हमने बात की, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी। JCAT का मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो JCAT में पास्ट पेपर बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, मतलब हर दफ़ा न्यू पूल ही आता है उसका, ठीक है। लेकिन JCAT में मतलब जिन लोगों का क्लियर हुआ है वो सब यही कहते हैं कि फर्स्ट एड में से था और फर्स्ट एड उन्होंने A to Z सारी की थी। जिनकी फर्स्ट एड में जितनी अच्छी ग्रिप थी उन सब स्टूडेंट्स का JCAT क्लियर हुआ है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक पूल नहीं है, बस आपने फर्स्ट एड बहुत अच्छे से आपके फिंगर टिप्स पे फर्स्ट एड की लाइंस एज इट इज़ उठ के डिटो आ रही होती हैं JCAT के अंदर, ठीक है। मूविंग बस विल स्टिमुलेट, जब एक बस होती है तो उसमें आर्टिकल होता है, ठीक है। और अगर मूविंग लिफ्ट की बात की जाए, लिफ्ट के अंदर कौन सा होगा, ऑप्शन अल्फा, बीटा या चार्ली, सी चार्ली, वेरी गुड, ठीक है। अब सेक्यूल के साथ आप लिख लें कि मूविंग लिफ्ट विल स्टिमुलेट सेक्यूल, मूविंग बस विल स्टिमुलेट आर्टिकल,
नेक्स्ट MCQs है नोजिया, वॉमिटिंग विद वर्टाइगो। अच्छा, आप ऑप्शन 1 देख लेते हैं, वेगस न्यूक्लियस जक्स्टापोज टू वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ठीक है, तो वेगस न्यूक्लियस का वर्टाइगो के साथ इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट बीटा ऑप्शन है फेशियल कॉलिकुलस, तो इसका तो 7th क्रेनियल नर्व आ जाएगी, फेशियल नर्व। कॉलिकुलर न्यूक्लियस का हेयरिंग के साथ ताल्लुक होता है, बैलेंस के साथ नहीं होता, तो इसका वर्टाइगो से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग वर्टाइगो में कौन सा आता है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस आता है। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। इन प्रेगनेंसी कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं, IV हेपरिन। कार्डिक मसल कांट बी टेटनाइज बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड। एंटीबॉडीज़ टू कैल्शियम चैनल, एंटीबॉडीज़ कैल्शियम चैनल की कौन सी होती हैं, किसके अगेंस्ट किस डिजीज़ में बन जाती है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम के अंदर। सर्वाइकल एक्सटेंशन इंजरी विल रिजल्ट इन, ये मेरे एग्जाम में आया था MCQs। ठीक है, अगर सर्वाइकल एक्सटेंशन हो जाए तो उसमें इंजरी किसकी होती है, अपर लिम्ब के अंदर इंजरी होगी, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा उसमें। ये एज इट इज़ इसके स्टेटमेंट और ऑप्शंस आए हुए थे, अपर लिम्ब के अंदर इंजरी होगी लेकिन कौन सी होगी, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। ठीक है, ये आगे आप फर्दर डिटेल्स के लिए आप CNS जब आप करेंगे तभी आपको CNS के MCQs अच्छे से आएंगे। ठीक है, लंबर ट्रायंगल की एंटीरियर बॉर्डर कौन बना रहा होता है, एक्सटर्नल ओब्लिक बना रहा होता है। ठीक है, टॉसिस, माइड्रियासिस एंड एनाइसोकोरिया, हॉरिजॉन्टल गेज डिप्लोपिया, तो ये सारा कुछ किस में आता है, जब आपके पास 3rd क्रेनियल नर्व की पाल्सी होती है, ओकुलोमोटर नर्व पाल्सी। अब 4th बीटा ऑप्शन में मैं आपको बताती हूँ इसका स्टेटमेंट कैसे आती है। वर्टिकल डिप्लोपिया होगा, और स्नैरी में उन्होंने दिया होगा कि एक पेशेंट है, जब वो स्टेयर्स चढ़ के नीचे आता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नीचे आता है, जब वो नीचे देखता है तो उसका जो वर्टिकल डिप्लोपिया होता है वो वर्स हो जाता है। तो ट्रोक्लियर नर्व के अंदर क्या होता है, जब नीचे देखता है डाउनवर्ड लुकिंग के अंदर वो वर्स हो जाता है और वर्टिकल डिप्लोपिया होता है। ठीक है, एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी 6th क्रेनियल नर्व की पाल्सी होती है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है। ऑप्टिक नर्व 2nd क्रेनियल नर्व है, इसमें क्या हो जाता है, विजन लॉस हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी फिर फर्दर डिटेल्स आपके CNS के अंदर ही आप करेंगे। 68 में से मैंने आपको सारे सिनेरियोज बता दिए हैं। 68 डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, ब्रिस्क एंकल, नी रिफ्लेक्स, लेकिन बाइसेप रिफ्लेक्स मेन एब्सेंट है। अब बाइसेप के लिए ये फिर CNS का आ गया है, लेकिन इसके सारे रिफ्लेक्सेस ना वहाँ अच्छे दिए हुए हैं अनेटमी के पोर्शन के अंदर। ठीक है, अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि बाइसेप का जो नॉर्मल होता है वो इसका कौन सा लेवल होता है, C5 से लेके C6 तक। और आप में से बता सकते हैं कि इसमें ट्राइसेप का कौन सा रिफ्लेक्स होता है, कौन सा ऑप्शन आएगा ट्राइसेप के अंदर, ट्राइसेप रिफ्लेक्स इज ऑप्शन डेल्टा। ट्राइसेप के अंदर कौन सा लेवल आएगा, C6 से C7 तक आ जाएगा। ठीक है, और ट्राइसेप की नर्व सप्लाई बताएं कौन सी होती है, ट्राइसेप्स की रेडियल नर्व। वेरी गुड। ठीक है, अब आप इसके साथ 2 पॉइंट्स लिखते हैं ऑप्शन डेल्टा में कि रेडियल नर्व होती है, और डेल्टा ऑप्शन के आगे कि ट्राइसेप रिफ्लेक्स C6 to C7 होता है। मिड ल्यूटियल फेज के अंदर कौन सा हार्मोन पीक पे होता है, एस्ट्रोजन पीक पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है कि 70 MCQs, डिफिकल्टी इन मीडियल मूवमेंट ऑफ सोल और फुट। अब पहले इतनी बात को आप देख लें कि मीडियल मूवमेंट सोल को क्या कहते हैं, इनवर्जन कहते हैं या ईवर्जन कहते हैं, इनसाइड। इनवर्जन। ठीक है, ठीक है, अब आपको इतना समझ आ गया। अब आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए कि इन्वर्जन के मसल कौन कौन से होते हैं जो डैमेज हो गए हैं। इसका निमोनिक क्या है, टिप, T फॉर टिबियालिस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और I से क्या आ जाएगा, इन्वर्जन के टिबियालिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डैमेज हो जाते हैं इन्वर्जन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन अल्फा। टर्मिनल आइलियम की अगर आप रिसेक्शन करते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगी, स्टीरोरिया हो जाएगा। 69। अब कहते हैं कि दोनों इंक्रीज होते हैं, लेकिन जो मेनली पीक पे होता है ना वो प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन उन्होंने बताया हुआ है कि दोनों पीक पे होते हैं, लेकिन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ज़्यादा जो होता है ना फिर भी एज कम्पेरेटिवली, तो वो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। 71 टर्मिनल आइलियम अगर आप रिसेक्शन करते हैं तो क्या हमने GIT के अंदर इसका क्या क्या पढ़ा था, स्टीरोरिया हो जाएगा, और विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और वाटर कंटेंट स्टूल के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, हमने इसके एक सीक्वेंस वाइज याद किया था GIT के अंदर।
डिक्रीज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस किस में हो जाती है? एटिलैक्टेसिस के अंदर। अब हाइपोटेंशन के अंदर डेड स्पेस इंक्रीज होती है या डिक्रीज हो जाती है? हाइपोटेंशन के अंदर डेड स्पेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी? हाइपोटेंशन के अंदर डेड स्पेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लोअर लिप के अंदर ब्लीडिंग अगर स्टॉप करवाने हो तो आप बायलैटरली फेशियल आर्टरी को कंप्रेस कर देंगे। 74 बायलैटरल लैक्रिमल ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड ड्राइनेस, तो डायग्नोसिस क्या बनेगा? सजॉर्जन सिंड्रोम में हर चीज़ की ड्राइनेस हो जाती है। ये मस्कुलोस्केलेटन जो है ना सिस्टम, आप उसके अंदर ये सारे दोबारा डिटेल्स में करेंगे। एसएलई में क्या होता है, रूमाटाइड आर्थराइटिस और बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स में। 60 to 80% वाटर एब्जॉर्ब 24 आवर, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? पीसीटी के लेवल में कितनी होती है? 67% होती है। एस्परजिलस एंड स्टेफ ऑरियस रिकरेंट इन्फेक्शन किस में होता है? NADPH ऑक्सीडेज। इम्यून डिसऑर्डर ये सारा MCQs भी इम्यूनिटी से दिया हुआ है, फर्स्ट एड का टेबल बना हुआ है। 65 years old on hormonal replacement therapy for 10 years, sister died of breast cancer, she is at risk of breast cancer, क्योंकि वो फैमिली वाइज फैमिलियर है ना, मतलब कैंसर से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सिस्टर में भी डेथ हुई हुई है ब्रेस्ट कैंसर से, तो उसमें भी हाई चांसेस है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। विच एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में? आप कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ड्वार्फिज्म एंड क्रेटिनिज्म डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि जो ड्वार्फिज्म होता है, क्रेटिनिज्म के अंदर मेंटल रिटार्डेशन बहुत सवेयर होता है, और क्रेटिनिज्म में बेसिकली डिफेक्ट क्यों आ रहा होता है? थायरॉक्सिन के लेवल बहुत ज़्यादा जब डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये हाइपोथायराइड वाली पिक्चर जब बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। सबमेंटल एंड सबमैंडिबुलर बोथ नोड्स इनलार्ज, तो साइट ऑफ प्राइमरी मेलिग्नेंसी कौन सी होती है? लोअर लिप, ठीक है। 81 पेशेंट कम्स विथ शॉक एंड फेलिंग हार्ट, तो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर आप कौन सी ड्रग देते हैं? डोपा एंड ब्यूटा। पेन का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? ग्लूटामेट होता है, ठीक है। अब ये भी जब आप CNS करेंगे ना, उसके अंदर सारे न्यूरोट्रांसमीटर दिए हुए हैं कि किस किस चीज़ के अंदर कौन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब आप बताएं कि स्लो पेन का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? स्लो पेन का न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस P होता है। स्लो पेन का क्या होता है? सब्सटेंस पी। और मैम फास्ट पेन का ब्रेडिकाइनिन पेन का। अच्छा, पेन का ना ओवरऑल होता है कि ब्रेडिकाइनिन होता है, देन प्रोस्टाग्लैंडिन आई थिंक, और जो इनिशिएटर होता है पेन का वो कौन सा होता है? हिस्टामीन होता है, ठीक है। एट्रियल रिपोलराइजेशन की कौन सी वेव आती है? एट्रियल रिपोलराइजेशन वेव सीन इन 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसे हम कहते हैं कैनन हार्ट ब्लॉक, जिसमें एट्रिया अपना सेपरेट साइकिल स्टार्ट कर देगा और वेंट्रिकल अपना सेपरेट साइकिल स्टार्ट कर देगा। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट लाइज इन, पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं कि SA नोड की लोकेशन कहाँ होती है? सब एपिकार्डियम के अंदर होती है। AV नोड की लोकेशन कहाँ होती है? एंडोकार्डियम में होती है। और कंडक्टिंग सिस्टम की कहाँ होती है? सब एंडोकार्डियम के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, 85 सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इसके लिए भी पहले हम एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ब्रांचेस है IMA की, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। मिडल रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल आइलिक आर्टरी की। और इंटरनल आइलिक किसकी ब्रांच है? कॉमन आइलिक की। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल पोडेंडल आर्टरी की, ठीक है। 86 पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्रीट मूवमेंट, यानी कि बहुत फाइन मूवमेंट्स, जो एक पेंटर है वो इतनी फाइन पेंटिंग करता है ना, तो फाइन मूवमेंट्स ऑफ हैंड कौन सा ट्रैक करवाता है? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये भी सारा CNS के अंदर आ जाता है कि बाकी ट्रैक्स में क्या होता है। नेक्स्ट MCQ है ए टूरिस्ट ऑफ 2 वीक्स, जब भी इस तरह अब्रॉड की ट्रैवल की हिस्ट्री हो तो आपने सर्टेन डायग्नोसिस आपके माइंड में आने चाहिए। 2 weeks after returning from another country presents with fever, generalized lymphadenopathy, macular rash, lymphocytosis on peripheral smear, तो इसका डायग्नोसिस क्या है? एक्यूट HIV सीरोकन्वर्जन। फीवर है ना, तो फीवर आपको क्या बता रहा है कि एक्यूट फेज के अंदर है, ठीक है, वरना तो ये 10-10 साल तक इसका लेटेंट फेज भी चलता है ना। तो सिम्टम्स में आपको पता चलेगा कि ये एक्यूट HIV सीरोकन्वर्जन है।
शॉर्ट टर्म फंक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन का क्या होता है? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा देता है जब हाइपोवोल्मिया होता है। किस कहाँ से इंक्रीज करवाता है? डीसीटी के लेवल पे। और हमने बात की थी सबसे ज़्यादा डाइल्यूटेड सेगमेंट कौन सा होता है नेफ्रॉन के अंदर? मैम अर्ली डीसीटी, अर्ली अर्ली डीसीटी डीसीटी, ठीक है। और इसमें ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी अर्ली डीसीटी में? 100 होगी। और अगर मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी की बात की जाती है तो वो मैक्सिमम कितनी होती है? 1200। ठीक है। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। इन्फ्लुएंजा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ओसेल्टामावीर। गैस्ट्रोसिनेमियस का मसल का साइज अगर रिड्यूस हो जाता है तो कैसे होता है? एट्रोफी में, डिसयूज एट्रोफी ड्यू टू लॉस ऑफ मसल प्रोटीन। 92 एमआई के अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 डेज़ के बाद, 5 to 7 डेज़ के बाद मैक्रोफेजेस आते हैं और फर्स्ट 24 आवर्स से लेके फर्स्ट 3 डेज़ में क्या आते हैं? कौन सा ऑप्शन आएगा? न्यूट्रोफिल्स। कैंसर कॉमनली एसोसिएटेड विद एचआईवी के साथ स्किन कैंसर होता है, वो कौन सा होता है? कैपोसी सार्कोमा होता है। किस चीज़ का कैंसर होता है? स्किन कैंसर होता है, मोस्ट कॉमन। और बर्किट लिम्फोमा किस वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है? एप्स्टीन बार वायरस। हाँ जी, एप्स्टीन बार वायरस के साथ। सेल्स इन मोनोटॉक्स रिएक्शन कौन से सेल्स होते हैं? टी सेल्स होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की लोकेशन कहाँ किसके अंदर होती है? डाइनसेफिलोन के अंदर होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको उस दिन भी एमसीक्यूज की पिक्चर ग्रुप में भी शेयर की थी कि मीजन इंसेफिलोन क्या बना रहा होता है? मिड ब्रेन। रोम्बो इंसेफिलोन क्या बना रहा होता है? हाइंड ब्रेन, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? पोन्स, मेडला और सेरिबेलम, ठीक है। डाइनसेफिलोन और प्रोइंसेफिलोन ये दोनों चीज़ें क्या बनाती है? टीलोन इंसेफिलोन, और वो आगे जाके सेरिब्रम बनाता है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम। ये आगे फर्दर आप नहीं समझ आया तो इस एमसीक्यूज को अभी के लिए आप स्किप कर दें। सीएनएस के अंदर एक पहले पेज भी इसका टेबल बना हुआ है बहुत अच्छा सा, जो मैं ग्रुप पे शेयर आपको कर चुकी हूँ वैसे। 96 पेंक्रियाटिक नॉर्मल टिश्यू इन स्टमिक। अब स्टमिक के अंदर तो गैस्ट्रिक टिश्यू होना चाहिए, लेकिन स्टमिक के अंदर अगर कोई एबनॉर्मल टिश्यू है और वो पेंक्रियाटिक टिश्यू से कहते हैं चोरियोस्टोमा, यानी कि एक बाहर वाला कोई एक टिश्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, विच हार्मोन अफेक्ट बॉडी वेट एंड ग्रोथ? जब भी वेट की बात आ जाए तो आपने आंखें बंद करके किसको चूज करना है? लेप्टिन को चूज करना है। मदर का ब्लड ग्रुप है ओ, फादर का ए है, बेबी ए भी है। वरीड पेशेंट, बेस्ट पॉसिबल टेस्ट टू डायग्नोज। अब पहले तो बताएं कि ये कौन सी डिजीज, क्या स्नैरियो किस तरफ जा रहा है? ये मदर ओ है, फादर ए है। फर्दर इसकी कर देती हूँ। वेरी गुड। मदर ए ओ नेगेटिव है, फादर ए पॉजिटिव है, तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का स्टेरियो है, जिसमें हम बॉम्बे फिनोटाइप करवाते हैं, और ये भी आपकी रफ़ी की लाइन है। स्मूथ मसल का फीचर क्या है कि इसमें कैपेबल होता है स्मूथ एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। ये सेल वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था, एक टेबल बना हुआ है स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और स्केलेटन मसल का, और इसमें से हर पेपर में एक एमसीक्यू उस टेबल में से लाजमी आता है। तो आपने सेल वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से करना है जब भी आप लोगों का शेड्यूल के अकॉर्डिंग कवर होगा ना इंशाल्लाह। इंसुलिन इंडिपेंडेंट अपटेक बाय, चलिए आप सपोज कर लें कि बेबी ए है, ठीक है, क्योंकि मदर ओ नेगेटिव है, फादर ए पॉजिटिव है, तो आप मदर बेबी में आप सपोज कर लें कि चलो ए है, ठीक है। लेकिन जब भी मदर ओ नेगेटिव होगी या ओ होगी और फादर ए होगा, तो जो बेबी होता है ना उसका ए या ए आप लगा लें, चलें, ठीक है। तो इसमें कंडीशन में क्या हो जाएगा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। वैसे इस बेबी मैम को एक ही बॉम्बे होना चाहिए। फिनोटाइप किस तरह इम्पोर्टेंट होता है इसको डायग्नोज करने के लिए? ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की इन्वेस्टिगेशन की ही एक टाइप है कि इसमें आप इन्वेस्टिगेट आप कैसे कैसे करवाते हैं, ठीक है। बस अभी आपके लेवल के ऊपर आपने इसका नेम ही याद रखना है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में आपने क्या करवाना है? बॉम्बे फिनोटाइप टेस्ट करवा लेने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट अपटेक बाय। तो इंसुलिन की इंडिपेंडेंट अपटेक, ये आप एंडो के अंदर पढ़ेंगे कि इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक कौन सी होती है और इंसुलिन इंडिपेंडेंट अपटेक किसके अंदर होती है। तो जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट अपटेक होती है वो किसके अंदर होती है? एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल में, और इसमें ग्लूट 4 आ जाएगा।
GLUT4 ये भी आपकी एग्जाम्पल आती है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट 100 MCQ सबको क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन, हाइपोक्सिया के अंदर ये डिक्रीज हो जाएगी जब आपकी आएगी बोहर शिफ्ट। ठीक है, इंसुलिन का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, ये भी आप एंडो के अंदर पढ़ेंगे कि इसका मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है और इमीडिएट फंक्शन क्या है, लेट फंक्शन क्या है, सेलुलर लेवल पे क्या है। ठीक है, ये आप सारी डिटेल्स अभी आपका इस वीक आपने एंडो बहुत अच्छे से करनी है। एंडो में से 5 to 10 MCQs लाजमी आते हैं। ठीक है, और वो कॉन्सेप्चुअल है कि आप एक चीज़ अगर आपने एक दफ़ा कर ली है ना, एक हार्मोन का फंक्शन है, उसे वो चेंज तो नहीं कर सकता। तो उसने D2 एग्जाम में पूछता है कि ये हार्मोन क्या क्या करवाते हैं, तो अगर आपको याद होगा तो आपके MCQs ठीक हो जाएंगे। ड्रग यूज्ड इन वॉल्फ पार्किंसन में कौन सी यूज़ होती है? ड्रोपेरिडोल। ये रफ़ी के अंदर लाइन है CVS के अंदर। वॉल्फ पार्किंसन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? ड्रोपेरिडोल। राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर कौन सा होता है? रेमिनेंट ऑफ अम्बलाइकल वेन है ये। अबिलिटी टू रिकोगनाइज द फेस, इसे कहते हैं प्रोस्पेग्नोसिया, ये भी CNS का MCQs है। अबिलिटी टू रिकोगनाइज द फेस, प्रोस्पेग्नोसिया इसे कहते हैं। ठीक है, और ये किसका फंक्शन होता है? ये सारा कौन से लोब के अंदर होता है? इंफीरियर टेम्पोरल लोब के अंदर इसका फंक्शन होता है कि ये रिकोगनाइज करती है फेस को। तो अगर एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि मैं किसी के चेहरे नहीं पहचान रहा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर इंफीरियर टेम्पोरल लोब के अंदर लीजन आ गया है। पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया क्या आ जाता है? कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये भी आप CNS के अंदर करेंगे कौन कौन सा न्यूक्लियस किस चीज़ का पार्ट है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि एड्स के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन या फॉलोअप के लिए क्या करवाते हैं? CD4 सेल्स का काउंट करवाते हैं। लेग एरिया इन सेरिब्रम 103, CVS के अंदर है ये। वॉल्फ पार्किंसन, ये हार्ट का एक है, इसमें डेल्टा वेव्स आते हैं। ECG के अंदर इसमें डेल्टा वेव्स, D वेव्स, इस तरह की एक चीज़ आई हुई है। ये आपके दिया हुआ है रफ़ी के अंदर, वॉल्फ पार्किंसन। ठीक है, तो इसमें ड्रोपेरिडोल आपकी CVS का डिसऑर्डर है। ठीक है, ये रफ़ी के अंदर भी आपके लिखा हुआ है 3rd या 4th पेज के ऊपर ही। लेग एरिया इन सेरिब्रम, अच्छा अब जो ये आप सिंपल याद रखनी कि जब भी लेग्स की बात आएगी तो क्या आ जाएगा? लेग्स के अंदर आपके पास AC आपने हमेशा चूज करनी है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और जब भी अपर लिम्ब आ जाएगी, मिडिल सेरिब्रल अपर लिम्ब। हाँ ठीक है, अपर लिम्ब, फेस, हार्ट, इन तीनों में क्या चीज़ आ जाएगी? MCA, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। 109 pH डिक्रीज है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है और बाइकार्बोनेट नॉर्मल ही है तकरीबन। तो ये pH कम है ना और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। हाइपर कार्बिया, लेफ्ट शिफ्ट किसे कहते हैं? हैलेडन इफेक्ट, और राइट शिफ्ट कहते हैं बोहर इफेक्ट। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है? दोनों साइड इक्वल होती हैं और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आइडेंटिफाइड बाय, इसमें जब आप एक्सरे करवाते हैं तो इंटरस्टिशियल पल्मोनरी एडिमा भी इसमें आ रहा होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन, ये आपकी आई थिंक सेल में ही दिया हुआ है। AA के जो पल्स पॉइंट है ना, वो आप साथ साथ करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लाइन दी हुई है AA के सेल वाले चैप्टर के पल्स पॉइंट के अंदर कि एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन का मैकेनिज्म क्या है? एक्टिव सोडियम सिक्रीशन प्लस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ये देखिए बीटा और चार्ली में ये अलग अलग ऑप्शन भी दिए हुए हैं, लेकिन ये दोनों मैकेनिज्म के थ्रू सिक्रीट हो रही होती है, एक्टिव सोडियम सिक्रीशन प्लस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट MCQs दोबारा एंडो आ गया कि हाशिमोटो डिजीज़ के अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडी बनती हैं? एंटी थायरोपरऑक्सीडेज और एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडी। ईचिंग, ये दोबारा CNS का MCQs आ गया कि ईचिंग इज कैरिड बाय विच ट्रैक, तो ईचिंग इज कैरिड बाय डोर्सल कॉलम C फाइबर्स। एक A फाइबर्स होते हैं, B फाइबर्स होते हैं और एक C फाइबर्स होते हैं। तो ईचिंग किसके अंदर आती है? C फाइबर के अंदर आ जाती है। ये भी रफ़ी के अंदर टेबल बना हुआ है CNS का। हुक ऑफ हैमर्ट के अंदर हुक ऑफ हैमर्ट के साथ कौन सी नर्व पास कर रही होती है? अल्नर नर्व। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं।
मोस्ट कॉमन कार्पल बोन्स, सबसे ये सारी एनाटमी का एमसीक्यूज आ जाते हैं और इस तरह के एग्जाम में आते हैं एमसीक्यूज। मोस्ट कॉमन कार्पल बोन जो फ्रैक्चर होती है वो कौन सी होती है? स्केफॉइड। अगर स्केफॉइड का फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ से कौन सी आर्टरी है जो कंप्रेस हो जाएगी? रेडियल आर्टरी। और रेडियल आर्टरी अगर कंप्रेस हो जाए तो स्केफॉइड, ठीक है। मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड, अब फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहा, वो कह रहे कि कौन सी बोन है अगर वो डिसलोकेट हो जाए तो आपके पास आ रहा होता है ल्यूनेट। ल्यूनेट अगर डिसलोकेट हो जाए तो कौन सी साइन क्या आएंगे? मीडियन नर्व डैमेज हो जाएगी या कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो जाएगी, ठीक है। अगर फ्रैक्चर आ जाए हुक ऑफ हेमेट का, हुक ऑफ हेमेट के लिए आपके पास कौन सी नर्व डैमेज हो जाएगी? अल्नर नर्व या क्यूबॉइडल टनल सिंड्रोम डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों तरह से आ सकते हैं। अब ऑप्शन में अगर उसने मुश्किल पेपर देना हो तो वो अल्नर नर्व की जगह क्या लिखेगा? क्यूबॉइडल टनल सिंड्रोम लिख देगा, ठीक है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये मैं आपको ऊपर बताना चाह रही थी कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में पेन आती है तो इसका हमने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में किया था सैटरडे नाइट पालसी के साथ, कि स्नफ बॉक्स के अंदर जब वो सैटरडे नाइट के को स्नफ करते हैं ना तो उसमें कौन सी क्या चीज़ आ जाती है? रेडियल आर्टरी डैमेज हो जाती है। ऑर्गेनिज्म फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ जॉ, तो ये कौन सा आता है? स्टेफ ओरियस क्या करवाता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करवाता है बोन्स के अंदर, जॉ में। ए पेशेंट हैविंग IgE, तो जब भी IgE रेज्ड होता है, इओसिनोफिलिया आते हैं, साथ आपको डिज्निया के एपिसोड्स आते हैं, तो कौन सा इन्फेक्शन होता है? एस्परजिलोसिस के अंदर। 103, एक मिनट में देखती हूँ। नहीं, वॉल्फ पार्किंसन के अंदर ड्रोपेरिडोल ही है। एक मिनट, अच्छा मैं इसे फर्दर कंफर्म कर लूँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ना ये सही नहीं है। फिर आप इसका क्या कहना चाह रही हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? अच्छा, ये आप ग्रुप में शेयर कर देंगे MCQs, तो मैं आपको अपने पिक्चर्स के साथ विद रेफरेंस आपको इसका आंसर कर दूँगी, ठीक है। मैं आपको रफ़ी की इसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी, इसकी सारी डिटेल्स, ठीक है। 103 आप पिक्चर या इसे अभी हाईलाइट कर लें MCQs को, तो आप पिक्चर वहाँ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जिन MCQs में आपको इशू हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 119, टू डिक्रीज द वेट इन डायबिटिक, डायबिटिक में जो ओबीस पेशेंट होते हैं कि उनका मेन गोल वेट लूज करना भी होता है, उसमें आप कौन सी ड्रग देते हैं? मेटफॉर्मिन। ग्रेटर सबप्लैंक्टिक नर्व किस प्लेक्सिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं? सीलिक प्लेक्सिस के साथ। आफ्टर वेगल स्टिमुलेशन क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है? PR इंटरवल। जोगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड के अंदर क्या चीज़ ड्रेन करी होती है? पैलेटाइन टॉन्सिल्स। नेजोफेरेंजाइटिस एंड फेशियल नर्व पाल्सी, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कुराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ब्रोंकियल आर्टरी राइट साइड की कहाँ से अराइज होती है? थर्ड इंटरकोस्टल आर्टरी से। कंप्लाइंस की डेफिनेशन हमने रेस्पिरेटरी में मैंने आपको क्या करवाई थी? वॉल्यूम चेंज व्हेन प्रेशर अप्लाइड, यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। वॉल्यूम और प्रेशर को कंप्लाइंस, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्लाइंस में? ये मैंने आपको रेस्पिरेटरी में AA में एक्सप्लेन किया था। मैम प्रेशर इन्वर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली। हाँ जी बिल्कुल ठीक बताया आपने। इलोंगेटेड एयरवे हैज़ एल्वुलाई इन अबंडेंस, तो इलोंगेटेड एयरवेज में कौन से होते हैं? एल्वुलर डक्ट्स। बाकी भी होते हैं लेकिन जो इलोंगेटेड की बात कर रहा है और अबंडेंस की बात कर रहा है तो वो एल्वुलर डक्ट आ जाएगा। एब्सेंट बार वायरस में इन्फेक्शन किस में कॉज करवाता है? बर्किट लिम्फोमा, और एब्सेंट बार वायरस नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा भी कॉज करवाता है। सेल किल्ड बाय इट्स ओन जीन एंड एंजाइम, उसे कहते हैं अपोप्टोसिस। हाइपर वाइटामिनोसिस ए, ये क्या कॉज करवाता है? जॉन्डिस कॉज करवाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डिटेक्टेड बाय किस इन्वेस्टिगेशन? पहले सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है। एंजाइम फैसिलिटेटेड रिएक्शन बाय, तो एंजाइम कैसे फैसिलिटेट करता है रिएक्शन को? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? दोबारा इम्यूनिटी का MCQs आ गया है, तो फेगोसाइटोसिस में C3b को एक्टिवेट करवाता है। कंसंट्रेशन ऑफ डाइजॉक्सिन इज 4, ये इस सारी कैलकुलेशन मैंने आपको अभी ग्रुप में शेयर की है। अब वो कहते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ जो है उसकी 36 आवर है, तो अपनी सेफ लिमिट वो कब अचीव करता है? ठीक है, कंसंट्रेशन इज 4। अब कहते हैं कि 36 के ऊपर जाके
उसकी सेफ लाइवल इज़ 1। तो नेक्स्ट जब उसकी हाफ लाइफ 72 आवर्स में जाके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट उसकी क्या आ जाएगी, 72 आवर्स आ जाएगी, ठीक है। इसकी फर्दर मैंने ईजी करके एक्सप्लेनेशन आपको ग्रुप के अंदर पिक्चर सेंड कर दी, ठीक है। उसमें बहुत इजीली सारे स्टेप्स इसके एक्सप्लेन किए मैं कि हाफ लाइफ कैसे कैसे 72 पे आ जाएगी। ब्लड वार्म एट 37 फॉर मैसिव ट्रांसफ्यूजन, ताकि उसका लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट ना हो। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, एब्डोमिनल पेन, सडन हेडेक एंड चिल्स। जिम्सा स्टेन पॉजिटिव किस में आता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में। इंक्रीज थ्रोम्बोसिस बाय जेनेटिक डिफेक्ट, तो थ्रोम्बोसिस इंक्रीज जेनेटिक डिसऑर्डर वो कौन सी है, होमोसिस्टिनीमिया। और जो बीटा ऑप्शन है वो जेनेटिक है या एक्वायर्ड है, अप्लाई अभी हम हीम में पढ़ के आए हैं आप लोग, एक्वायर्ड है। लो डोज ऑफ हेपरिन क्या करता है, एंटेगोनाइज करवाते हैं, यानी कि इनएक्टिवेट करवाता है फैक्टर 10 को। G6PD में हमने क्या बात की है कि ये एक्यूट इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस करवाते हैं, और इसके साथ और क्या क्या पढ़ा है हमने G6PD का। बॉयज़ के अंदर होता है मेनली, फावा बीन्स आती हैं इसके अंदर, फेविज्म के साथ एसोसिएटेड होता है, और बाइट सेल्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है, और मेल्स के अंदर आते हैं, और कोला कलर्ड यूरिन भी आता है। रेड ब्लड सेल्स आर यूज ग्लाइकोलिटिक एंजाइम टू फॉर्म अल्कोहल फ्रॉम द शुगर, ठीक है। ये एज इट इज़ लाइन दी हुई थी फर्स्ट एड के अंदर, ठीक है, कि रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, यूज ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स टू फॉर्म अल्कोहल फ्रॉम द शुगर। विटामिन ए कॉस्ट इफेक्टिव असेसमेंट, आप कैसे चेक करेंगे कि बच्चे के अंदर है या डेफिशिएंसी है या नहीं, आप डाइटरी एनालिसिस करवा लेंगे। ये दोबारा CNS के MCQs आ गए कि न्यूक्लियस ग्रेसिलस एंड न्यूक्लियस यूनेटस, ये दोनों किसके अंदर आते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि DCML ट्रैक की बात कर रहा है। अच्छा, DCML ट्रैक में जब लेग्स के अंदर मसला आ रहा होता है तो न्यूक्लियस ग्रेसिलस इन्वॉल्व होता है जब लोअर लिम्स आते हैं, और जब अपर लिम्स की बात आती है तो न्यूक्लियस क्यूनेटस इन्वॉल्व होता है अपर लिम्स में DCML ट्रैक में, ठीक है। तो DCML ट्रैक का जब आप CNS पढ़ेंगे इसमें मेन सारे फंक्शन आते हैं कि प्रोस्पेगनोसिया, वाइब्रेशन, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो एस्टेरोगनोसिस कहते हैं कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट बाय टच। तो इसमें क्या चीज़ आ जाती है, प्रोप्रियोसेप्शन के DCML ट्रैक में अगर प्रोप्रियोसेप्शन भी लॉस हो जाएगा तो उसमें क्या चीज़ डिवेलप हो जाएगी, एस्टेरोगनोसिस डिवेलप हो जाएगी, ठीक है। MCQs 142 नियर लिगामेंटम आर्टेरियोजम स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है, एओर्टिक आर्च के साइड पे क्या गुजर रही होती है, लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व पास कर रही होती है। लास्ट इंट्राक्रैनियल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है, सबसे लास्ट वाली इसकी ब्रांच कौन सी है, जब वो ईयर से स्कल से एग्जिट करते हुए सबसे लास्ट में ब्रांच देती है नर्व टू स्टेपीडियस। ए पेशेंट GFR 50% पे आ गया है, राइज इनवर्ट, तो GFR अगर 50 पे आए तो डॉक्टर के लिए अलार्मिंग कौन सा होता है, पोटाशियम, पोटाशियम का लेवल रेज्ड डॉक्टर के लिए अलार्मिंग होता है। हाइपरकैलेमिया इज कॉज्ड बाय, हमने एक टेबल किया था कि ये एंडो के अंदर भी टेबल दिया हुआ है आई थिंक, या CNS CVS आप पढ़ के हैं, CVS में टेबल दिया हुआ था, एंडो के अंदर है, रीनल के अंदर है, सॉरी रीनल के अंदर टेबल दिया हुआ है कि हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, ठीक है। तो हाइपरकैलेमिया कब डिवेलप होता है, एक्सरसाइज के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट पे क्या इफेक्ट आता है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के अंदर हार्ट पे क्या इफेक्ट आता है, मैम हार्ट रेट बढ़ता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है। हाँ जी, आपने मेन याद रखना है, टेकीकार्डिया हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड हो जाता है, वो भी टेकीकार्डिया कॉज करवाता है। 144 में बीटा आप कह रहे हैं, क्रेटिनिन लेवल भी रेज्ड होते हैं, लेकिन अलार्मिंग टू द डॉक्टर कौन से होते हैं, पोटाशियम होते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि सेम MCQs के साथ आ जाए, वो कहें कि डायलिसिस के लिए अब आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है, देन आप क्रेटिनिन लेवल्स करवाएंगे, लेकिन अलार्मिंग टू द डॉक्टर में आप क्या करवाएंगे, पोटाशियम लेवल करवाएंगे। मोस्ट लीथल इज हाइपरकैलेमिया, ठीक है। अच्छा, आप CVS करके आए हैं, अब आप बताएं कि हाइपरकैलेमिया क्या करवाता है, सिस्टोलिक कार्डिक अरेस्ट करवाता है या डायस्टोलिक कार्डिक अरेस्ट करवाता है। हाइपरकैलेमिया क्या करवाता है, कार्डिक अरेस्ट तो करवाता है ना, ये क्या करवाता है, सिस्टोलिक फेज में करवाएगा या डायस्टोलिक फेज में करवाएगा। ये MCQs बहुत दफ़ा आया हुआ है, नहीं ये मैं आपको बताती हूँ
हाइपरकैलेमिया विद हाइपोकैल्सीमिया, ये आप साथ साथ ना चैट बॉक्स में लिख दें ताकि बाकी सबके लिए इजी हो जाए। हाइपरकैलेमिया विद हाइपोकैल्सीमिया ये क्या करवाता है? डायस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट करवाता है, ठीक है। अब सेकंड बात बताती हूँ, सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट कब होता है? हाइपर कैल्सीमिया विद हाइपोकैलेमिया क्या करवाता है? सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट करवाता है, ठीक है। ये आप लोग ग्रुप में इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट लिख दें ताकि सबके लिए इजी हो जाए, ठीक है। बस अपने ये मेन आपने ना ये इतनी ही डिटेल्स ऐसे एसकेज में बार बार आ रही हैं, ठीक है। तो आपने मेन याद मैम रखना कि आपने कहा हाइपर, जी जी, हाइपरकैलेमिया विद हम्म हाइपोकैल्सीमिया डायस्टोलिक अरेस्ट करवाता हम्म, है और तो ऑपोजिट, हाइपोकैलेमिया विद इसका अच्छा बिल्कुल ओके ओके ऑपोजिट ये एक सिस्टोलिक अब में याद करवा देगा, ओके ओके ठीक है। ओके हाइपरकैल्सीमिया विद हाइपोकैलेमिया क्या करवाएगा? सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट करवा लेगा, ठीक है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो इतनी ज़्यादा डिटेल्स आपके लेवल पे अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी बस यही है कि हम आपको मेन चीज़ें करवाते रहें, जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके मतलब जहाँ कॉन्सेप्ट चाहिए वहाँ आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे, ठीक है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इतनी डिटेल्स में आपके लेवल पे अभी आपके CPSV में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, कि ये कैसे कैसे करवाता है। अबाउट सीरस सेल ट्रू क्या होता है उसमें कि जो सारे न्यूक्लियस होते हैं पुश्ड टू द बेस, ये MCQs एज इट इज़ आ रहा होता है, ठीक है। इओसिनोफिल्स के अंदर किस में इंक्रीज हो जाए? पैरासिटिक इन्फेक्शन में रेज्ड हो जाता है। नेगेटिव वाटर क्लियरेंस इज सीन इन SIADH, इसका क्या मतलब है कि SIADH के अंदर बॉडी जो है कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रही होती है और सारा ADH ज़्यादा होता है ना, तो ADH बॉडी के अंदर प्लाज्मा का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम होती है, यूरिन कंसनट्रेटेड होता है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थोरेसिक डक्ट क्या करवा देगा? इसे कहते हैं काइलोथोरैक्स। प्लेसेंटा पास थ्रू एंडोमेट्रियम, लेकिन वो मायोमेट्रियम को क्रॉस नहीं करता, इसे कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। चार्ली ऑप्शन ये मैंने आपको सारी पिक्चर सेंड की है कि अगर वो मायोमेट्रियम को इन्वेड कर देता है तो उसे कहते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा। इनक्रीटा मतलब वो इन्वेड कर रहा है मायोमेट्रियम को, ठीक है। तो ये सारे एबनॉर्मेलिटी कंडीशंस हैं, इसकी मैंने आपको पिक्चर भी ग्रुप में अभी शेयर किया है तो वो आपने देख लेनी है। प्रोस्टेट का कार्सिनोमा क्या कॉज करवाते हैं? इसमें कौन से सेल्स आते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं। अब आप ये बताएं कि इसमें ट्रांजिशनल जोन में आता है या पेरिफेरल जोन में आता है? प्रोस्टेट की कौन सी लॉब इन्वॉल्व होती है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के अंदर? ट्रांजिशनल जो है ना वो आपके पास बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कॉज करवा रही होती है ट्रांजिशनल, इसमें आपके पास पेरिफेरल जोन आएगी और पोस्टीरियर लोब आएगी। ये दोनों आप साथ नोट कर लें, ठीक है। जो ट्रांजिशनल जोन है वो क्या करवाता है? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कॉज करवाता है, ठीक है। 152 मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेलिग्नेंट मेलानोमा, इसका मैंने आपको करवाया था कि मेलिग्नेंट मेलानोमा बहुत एग्रेसिव कार्सिनोमा, ये क्या करवाता है? जीरोडर्मा पिगमेंटोसा के साथ एसोसिएटेड होता है और इमिश्री वेन के साथ एसोसिएटेड होता है और क्या करवाता है? हार्ड पैलेट के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि एनाटॉमिकल लार्जेस्ट लोब प्रोस्टेट की कौन सी होती है? लेटरल लोब होती है। ये प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं हम। 153 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की हमने बात की थी, क्या करवा देगी? सेरिब्रल ब्लड फ्लो के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगी जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी ब्रेन में। हचिंसन साइन किस में होता है? हर्पीज जोस्टर के अंदर होता है, और अगर ये टीथ के अंदर आ जाए तो वो क्या होती है? सिफिलिसिस के अंदर होता है। ये एक्सप्लेनेशन के दोनों पॉइंट आपके पास बस इतने ही MCQs में पूछे जाएंगे, ठीक है। 155 लेडी विद ए नॉन थायरोटॉक्सिकोसिस केम विद इरेगुलर R2R इंटरवल। तो थायरोटॉक्सिकोसिस में वैसे भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? बीटा ब्लॉकर्स देते हैं हम। लाइम डिजीज को कौन कॉज करवा रहा है? आइडोक्स कैपुलैरिस, इसका वेक्टर का नेम है। नर्व ट्रंक वाज स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकली। अब कंपाउंड पोटेंशियल किसे कहते हैं? सम ऑफ ऑल द एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड कंपाउंड पोटेंशियल। मायोकार्डियल की ऑक्सीजन डिमांड कब इंक्रीज हो जाती है? जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। 159 एक्शन पोटेंशियल। अब जो हेयर सेल्स होते हैं किसके अंदर होते हैं? ईयर्स के अंदर होते हैं।
इनका डिफरेंट होता है सारा कुछ, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल इसमें जनरेट कब होता है, जब एक्शन पोटेंशियल इन हेयर सेल इन द ईयर इफेक्टेड बाय फ्लो ऑफ सोडियम इनसाइड, ठीक है। ए वेव रिप्रेजेंटेड बाय पी आर सेगमेंट, ECG शो नॉर्मल पी वेव बट वाइड QRS। तो हार्ट रेट हमने बात की थी, अगर एस नोड का, अगर हार्ट का जो पेस मेकर है एस नोड होगा तो हार्ट रेट 60 to 80 तक आएगा। अगर पेस मेकर AV नोड है तो हार्ट रेट 40 to 60 तक आएगा। अगर पेस मेकर परकंजी फाइबर है तो हार्ट रेट 40 to 60 के दरमियान आएगा। तो इसके स्नैरियो के अंदर आपके पास हार्ट रेट 25 है ना, तो आपके पास पेस मेकर कौन सा है, परकंजी फाइबर। कोलैप्सिंग पल्स हमने बात की थी, किस में आती हैं, एओटिक रिगर्जिटेशन में आती हैं। और स्लो वाटर पल्स किस में की थी, अभी हमने कल परसों एक MCQ किया था। स्लो वाटर पल्स किस में आती है, स्लो पल्स किस में आती है, वाटर इंटॉक्सिकेशन नहीं पढ़ा था हमने, वाटर इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। और स्लो राइजिंग पल्स किस में आती है, एओटिक स्टेनोसिस में आती है। और कोलैप्सिंग पल्स किस में आती है, वाटर हैमर पल्स एओटिक रिगर्जिटेशन में आती है। इफेक्ट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या आता है, QT इंटरवल इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। और हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर QT इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। ये दोनों MCQ CVS के अंदर, रफ़ी के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस से भी मैंने आपको करवाया था कि वस्कुलाइटिस के साथ सारे कौन से हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस B। और वस्कुलाइटिस के अंदर कौन सा अनीमिया होता है, इसके साथ अनीमिया कौन सा होता है, मैम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये आपने 3 पॉइंट इसके याद कर लेने हैं कि हेपेटाइटिस B जो है वो किस में आता है, ये एसोसिएशन है इन सब की, ये एप्लास्टिक अनीमिया और वस्कुलाइटिस, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि PR डिप्रेशन किस में आता है, PR डिप्रेशन किस में आता है, या आप अभी CVS में करके आए हैं, मैंने आपको AA में भी करवाया था, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। इंक्रीज इन द वीनस ब्लड, रेड ब्लड सेल में अगर ज़्यादा हो जाए तो वो क्लोराइड के अंदर, क्लोराइड की वजह से होते हैं। हाइपोथैलेमिक थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट कौन करता है, एंजियोटेंसिन 2। ड्रग ऑफ चॉइस, OCD के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, क्लोरइप्रामीन, ठीक है। ये आपने फार्मा सच याद करनी है कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस OCD में क्या होती है। 70% ऑफ ऑक्सीजन कौन यूटिलाइज करा होता है, हार्ट। राइट किडनी का हाइलम एंटीरियर रिलेशन, अब ये ना कहाँ पे दिए हुए हैं, आई थिंक किसी SK के अंदर दिए हुए हैं या AA में भी दिए हुए हैं कि ये मैं आपको एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ। ये है 164 AA में है ना, कि राइट किडनी के रिलेशनशिप क्या है और लेफ्ट किडनी के रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो राइट किडनी का जो एंटीरियर रिलेशन है, अभी आप अपनी राइट साइड राइट किडनी का हाथ लगाएं, उसके आगे क्या पड़ा हुआ है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आ जाएगा, ठीक है। क्लाइंट फिल्टर की कैरियोटाइपिंग क्या होती है, 47XXY, डायरिया एंड कोमा शेप्ड ऑर्गेनिज्म सीन इन स्टूल किस में आते हैं, राइस वाटर स्टूल किस में आते हैं, विब्रो कॉलरा के अंदर आते हैं। 172 न्यूट्रोफिल्स को कौन एक्टिवेट करता है, ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये दोबारा इम्यूनिटी के अंदर से MCQs है। 173 अभी हमने AA के अंदर आपने हीमाटोलॉजी में भी किया कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर कोई एग्लूटिनिन यानी कि कोई एंटीबॉडी नहीं होती, वो AB पॉजिटिव होता है। और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके ऊपर कोई भी एग्लूटिनोजिन्स यानी कोई भी एंटीजन नहीं होती, O नेगेटिव, अल्फा ऑप्शन O नेगेटिव, ठीक है। दोनों ऑप्शन दिए हुए ना, O पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपने O नेगेटिव चूज करना है। 174 ए पेशेंट विथ टीयरिंग चेस्ट में रेडिएटिंग टू द बैक, वो किस में होती है, एओर्टिक डाइसेक्शन में आती है। ST एलिवेशन इन लीड 2, 3 एंड AVF डायग्नोसिस क्या आएगा, इंफीरियर वॉल MI। डायबिटिक विद क्वाड्रिजेमिनल एब्सेस, लॉस ऑफ शोल्डर मूवमेंट, तो इसमें नर्व कौन सी आएगी, एक्सिलरी नर्व आएगी, ठीक है। क्वाड्रिजेमिनल एब्सेस यानी कि ये आपके पास आ जाएगा ना सारा एक्सिलरी स्पेस जो आ जाती है शोल्डर की मूवमेंट, तो इसकी नर्व सप्लाई कौन सी लॉस हो जाएगी, एक्सिलरी नर्व।
क्वाड्रिजेमिनल स्पेस के अंदर से कौन सी नर्व पास कर रही होती है? एक्सिलरी नर्व। और किसको सप्लाई करती है? डेल्टोइड मसल को। तो शोल्डर मूवमेंट लॉस हो जाएगी क्योंकि डेल्टोइड को कौन सप्लाई कर रहा था? एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व कहाँ प्रेजेंट होती है? क्वाड्रिजेमिनल स्पेस के अंदर। अब उस स्पेस के अंदर डायबिटीज़ की वजह से एब्सेस बन गया है। नेगेटिव फायरिंग फाइबर्स इन द ब्रेन, ये CNS के MCQs आ गए। अब देखें इसमें जो है ना बाकी सारे नेगेटिव फायरिंग का क्या मतलब होता है? इनहिबिटरी की बात करें या स्टिमुलेटरी की बात करें? इनहिबिटरी, वेरी गुड, नेगेटिव फायरिंग। वेरी गुड। तो नेगेटिव फायरिंग इनहिबिटरी किसका फंक्शन है? परकंजी सेल्स इन द सेरिबेलम। किसके अंदर होते हैं? ये सेरिबेलम के अंदर होते हैं, ये सेरिब्रम में नहीं होते, ठीक है। पाथवे दैट, ये दोबारा CNS के MCQs है। पाथवे दैट कंट्रोल द कॉन्जुगेटेड हेड नेक एंड आई मूवमेंट्स, इसे क्या कौन कंट्रोल कर रहा होता है? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ठीक है। 179 स्पेसिफिक फॉर सार्कोइडोसिस। तो वुमेन के अंदर सार्कोइडोसिस में क्या आपके पास फाइंडिंग्स आती है? अरिथ्मिया नोड्यूसम आता है। 180 अल्फा रिसेप्टर का एंटेगोनिस्ट कौन सा है? पेंटाजोसिन। अल्फा रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट कौन सा है? पेंटाजोसिन। और एक और MCQ अभी हमने पढ़ा है कि CLD के अंदर कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? पेंटाजोसिन। ठीक है, तो ये MCQs पे नोट डाउन कर लें। अच्छा, सार्कोइडोसिस में नो डाउट हाइलर लिम्फेडिनोपैथी आता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर मोस्ट स्पेसिफिक क्लासिकल फाइंडिंग क्या आती है? अरिथ्मिया नोड्यूसम, डेल्टा इज ग्रेटर देन अल्फा। फीमेल्स के अंदर वो बात कर रहा है, ठीक है। और स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की बात कर रहा है, जनरल फाइंडिंग्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन 180 का बीटा ऑप्शन देखिए। अभी हमने पिछले सेक्शन 1 में किया है कि क्लोनिडीन आपके पास क्या करवा रही थी? स्टेटमेंट आई हुई थी कि सिडेशन वाली ड्रग्स कौन सी होती हैं। तो सिडेशन हमने क्या किया था? क्लोनिडीन जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ये क्या करवाती है? सिडेशन करवाती है। क्लोनिडीन क्या करवाती है? सिडेशन कॉज करवाती है, और ये अल्फा 2 एगोनिस्ट है। 181 प्रोलैक्टिनोमा के अंदर कौन से सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं? अब ये भी आप एंडो के अंदर दोबारा करेंगे कि हाँ जी वो भी करवाती है। और हमने पढ़ा था कि डेक्सा जो वो वाली ड्रग है वो क्या होती है? क्लोनिडीन से सुपीरियर होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था इको ऑप्शन इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। तो अगर ये वाला डेक्सा वाला ऑप्शन होगा तो आपने इसको चूज करना है, अगर क्लोनिडीन होगा तो आपने उसको चूज करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको 181 का बता रही हूँ कि ईओसिनोफिल सेल्स और बेसोफिल सेल्स, ये दो एक सेल्स होते हैं, ये सर्टेन हॉर्मोन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जो ईओसिनोफिल सेल्स होते हैं ये किस किस मतलब ये हार्मोन किस किस हार्मोन के साथ एसोसिएटेड होते हैं? ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन के साथ। तो जो प्रोलैक्टिनोमा होता है उसमें कौन से सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे? ईओसिनोफिल सेल्स, ठीक है। ये भी आपने एंडो करनी है ना, उसमें सारे हार्मोन्स डिटेल से आपने करने हैं। अबाउट बोन, बोन की क्या होती है? एपोजिशनल ग्रोथ होती है। सुपीरियर पेंक्रियाटो और ड्यूडिनल ब्रांच, ये किसकी ब्रांच है? भी आप GIT के अंदर पढ़ के आए, ये गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी की ब्रांच है। और अगर ये ड्यूडिनम में ड्यूडिनम की कहाँ सप्लाई करी थी? इसकी पोस्टीरियर को सप्लाई करी थी, ठीक है। इस तरह का भी एक MCQ आता है। फ्रेनिक नर्व अगर एवल्जन हो जाए जस्ट एट इट्स ओरिजिन, तो फ्रेनिक नर्व किसको सप्लाई करी थी? डायाफ्राम को। तो इप्सीलैटरल सेम साइड का डायाफ्राम पैरालाइज हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी। आपके पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन आना स्टार्ट हो जाएंगे, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाएगी। लीजन ऑफ फोर्थ नर्व डिप्लोपिया, अभी मैंने आपको क्या बताया था? ट्रोक्लियर नर्व पाल्सी में क्या होता है? जब एक पेशेंट डाउन स्टेयर्स, वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नीचे आ रहा है, अब जब वो नीचे की तरफ देखेगा तो डाउनवर्ड गेज ऑन एबडक्शन क्या हो जाएगी? उसे ट्रोक्लियर नर्व पाल्सी हो जाएगी, जिसमें वर्टिकल डिप्लोपिया बहुत वर्स हो जाता है। लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स अकोमोडेशन इंटैक्ट, अगर लाइट रिफ्लेक्स तो इंटैक्ट है, लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो गया लेकिन अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इंटैक्ट है, तो डैमेज किस में आता है? प्री टैक्टल के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स अगर लॉस हो जाएगा तो कहाँ डिफेक्ट आ रहा है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। ये भी डबल ए का सारा MCQs हैं, और ये न्यूरो एनाटमी के अंदर दिए हुए हैं। ये मैंने आपको उसकी पिक्चर सेंड की हुई है अभी ग्रुप में, ये आपने अभी अब बस सुन लें
और आपने ग्रुप में उस पिक्चर से देख के अपनी बुक पे नोट डाउन कर लेना है। अगर अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा, लीजन आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। अगर लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है तो लीजन आता है प्री टैक्टिल के लेवल पे। अगर लॉस ऑफ अकोमोडेशन के साथ थर्ड नर्व पाल्सी ओकुलोमोटर नर्व डैमेज हो जाती है तो डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपने सारी बुक्स की लाइन है डबल ए की, मैंने आपके पास शेयर किया, आपने नोट डाउन कर लेनी है, ग्रुप में शेयर है। पेशेंट हैज़ डायरिया, एग्जामिनेशन रिवील्ड ए पियर शेप ऑर्गेनिज्म, कौन से होते हैं, जियार्डियासिस के साथ। पेन फ्रॉम द मिडल क्रेनियल फोसा, कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है मिडल क्रेनियल फोसा को, ट्राइजेमिनल फिफ्थ नर्व। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग इज बैक्टीरियोस्टैटिक। अब ये पहले मैं आपको सारी जनरल बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे एग्जाम में क्या आया था। इसमें से दो बैक्टीरियसिडल होती हैं, रिफेम्पिसिन और पाराजिनामाइड, ये दो होती हैं बैक्टीरियसिडल होती हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक होती है एथम्ब्यूटोल, अल्फा ऑप्शन। लेकिन आइसोनियाजिड की दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बैक्टीरियसिडल भी होती है और बैक्टीरियोस्टैटिक भी होती है। अब मेरे एग्जाम में उन्होंने एमसीक्यूज़ को मुश्किल करके कैसे दिया हुआ था, एथम्ब्यूटोल का उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, उन्होंने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग इज बैक्टीरियोस्टैटिक, तो उसमें ऑप्शन करेक्ट उसका आंसर था आइसोनियाजिड, क्योंकि आइसोनियाजिड की दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बैक्टीरियोस्टैटिक भी है बैक्टीरियोसिडल भी है। ठीक है, अब मैंने आपको इसका बता दिया कि ये मुश्किल करके एमसीक्यूज़ कैसे दे सकता है। पेल्विक जो है कॉमन मेल्स के अंदर कौन सा होता है, एंथ्रोपोपॉइड और एंड्रॉइड दोनों होते हैं। और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर कौन सा पेल्विस है जो बहुत अच्छे से मतलब हो तो डिलीवरी अच्छी हो जाती है, जिनोकॉइड, ठीक बता रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल हेयर डिपोलराइजेशन उसमें क्यों होती है, अब ईयर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि ऑपोजिट होता है, डिपोलराइजेशन इन आर्टिकल इज ड्यू टू पोटाशियम चैनल्स। और अभी हमने ऊपर बात की कि एक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था हेयर सेल्स में, सोडियम की वजह से, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से। और डिपोलराइजेशन क्यों हो रही है, पोटाशियम की वजह से। 192 अप्रोप्रिएट अबाउट स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स में क्या होते हैं, इनर सर्कुलर होते हैं और आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं। अबाउट एड्रीनल मेडुला इनर्वेशन 2 क्या होती है, प्री गैंग्लियोनिक फ्रॉम द ग्रेटर सबक्लैंक्टिक नर्व, किसको सप्लाई करते हैं, एड्रीनल मेडुला को सप्लाई करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस के लिए कौन सा होता है, एंडोथीलियल डैमेज हो जाता है इसमें। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट इन, किसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, एपेंडाइमा के अंदर। एक्वस डिफ्यूजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक्वस डिफ्यूजन कौन सी ड्रग करवाती है, डाइजॉक्सिन, ये एमसीक्यूज भी एज इट इज आया हुआ था एग्जाम के अंदर। एक्वस डिफ्यूजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्वस डिफ्यूजन किस ड्रग की अच्छी होती है, डाइजॉक्सिन की। लीजन ऑफ डोर्सल कॉलम विल कॉज, ये भी मैंने आपको ऊपर करवाया कि डोर्सल कॉलम DCML में अगर आपके पास पीछे मैं आपको बताती हूँ क्या हमने पढ़ा था पीछे, इसका स्टेटमेंट थी न्यूक्लियस ग्रैसिलस एंड क्यूनेटस के अंदर लीजन आ जाए तो एस्टेरोगनोसिस होती है। तो मैंने आपको बताया था कि वो भी दोनों ट्रैक इसमें आते हैं, DCML के अंदर आते हैं। उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि लीजन अगर डोर्सल कॉलम में आ जाए तो क्या हो जाता है, एस्टेरोगनोसिस डेवलप हो जाती है। इसकी अगर आपको अभी डिटेल से अभी क्लियर नहीं हो रहा ना, तो ये आप जब आप CNS करेंगे ना तो आपके हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। ठीक है, तो टेंशन एक्सक्यूज मी ना मैम, लें। जी जी। मैम DCML का अगर प्रिंसिपल फंक्शन हम देखें तो उसका तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, हम्म वाइब्रेशन, फाइन हम्म टच और शायद प्रोप्रियोसेप्शन आ प्रेशर है। जाएगा, अच्छा, तो प्रोप्रियोसेप्शन आ मैम जाएगा। उससे फिर फेस रिकग्निशन कैसे होगी, अच्छा, उसने क्योंकि फेस आपने की तो नहीं फेस की बात नहीं की हुई, फेस मैंने आपको प्रोस्पेग्नोसिया बताया था, वो टेम्पोरल लोब की बात कर रहे थे। इसमें मैंने आपको बताया कि स्टीरोग्नोसिस क्या होती है कि आपकी एबिलिटी जो आप रिकॉग्नाइज करते हैं टच की, वो लॉस हो जाती है। ठीक है, तो वो बेसिकली DCML के अंदर आ रही है कि एस्टेरोगनोसिस क्या है, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स बाय टच। तो टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें DCML के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, एक्रोसोम को कौन बना रहा होता है, गोल्जी अपरेटस। 199 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोथीलियम क्या होती है, प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस करवाता है और फैक्टर 8 की सिंथेसिस करवाता है।
200 मैन विद डिक्रीज्ड स्पर्म काउंट इन्वेस्टिगेशन। अब आप क्या करवाएंगे, FSH और LH का लेवल करवा लेंगे, और ये किस में कम होती है, कैलमैन सिंड्रोम के अंदर स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है। 200 MCQ सबके क्लियर हैं? एक दो जिसमें आपको इश्यूज आ रहे हैं 199। विच इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोथीलियम दो चीज़ों को प्रोड्यूस करा होता है, प्रोस्टासाइक्लिन और फैक्टर 8। फैक्टर 8 आप साथ ऐड कर लें, ठीक है। इसमें 200 MCQs में अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा है तो आप ग्रुप के अंदर वो मैसेज MCQs की पिक्चर सेंड कर दें, मैं आपको रेफरेंस के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से एक चीज़ मैंने और डिस्कस करनी थी कि जो मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स यानी कि जैसे हमारे कुछ MCQs रह जाते हैं, तो जो मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उसकी एक्सप्लेनेशन ग्रुप के अंदर फर्दर एडिशनल मटेरियल शेयर करती हूँ, इससे अगर आप लोग इस तरह कुछ MCQs खुद भी अगर करें तो आपकी हेल्प आउट होती है या नहीं होती? प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से जो आप MCQs में आपके साथ अक्सर शेयर कर देती हूँ ना, तो उसके थ्रू अगर आपको कुछ MCQs करने पड़े, हो जाती है उससे? होती है? अच्छा, अब कल के लिए ऐसे कर सकते हैं कि कल या तो जो 100 MCQs हैं नेक्स्ट 201 से लेके नेक्स्ट 100 MCQs आप लोग या तो उसके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से आप लोग कवर कर लें, अदरवाइज़ ऐसे हो सकता है कि जो कल वाला लेक्चर है फिर मैं वो आपका संडे को कंपनसेट करूँगी। या तो दो ऑप्शंस है आपके पास, कल वाली लाइव क्लास नहीं होगी कल के लिए, या तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। अदरवाइज़ अगर आप कहते हैं कि हमें ज़्यादा हेल्प आउट तब होती है जब मैं आपके साथ लाइव लेक्चर्स में सारे MCQs खुद करवाती हूँ, तो वो कल का लेक्चर फिर कंपनसेट होगा संडे को, अगर मैं आपको लाइव करवाऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि संडे को आप लोग लाइव 2 लेक्चर्स ना लें तो फिर कल क्योंकि हमने अपना शेड्यूल तो वैसे ही रखना है, ठीक है, हमने अपनी सेम स्पीड के साथ चलना है लाइव, फिर हम संडे को कल वाला लेक्चर कंपनसेट करेंगे और कल के लिए मैं आपको वैसे ही लाइव रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगी। एक्स्ट्रा टाइम हम डिस्कस कर लेंगे, सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये वाली 200 कर लें, नेक्स्ट मैं फिर भी आपके साथ प्री रिकॉर्डेड शेयर कर लूँगी, लेकिन संडे को सेम स्पीड के साथ हम आपके जो नेक्स्ट MCQs है ना वो हम संडे को 2 क्लासेस रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारी MCQs की स्पीड सेम रहे, ठीक है। तो संडे को हमारे 2 लेक्चर्स होंगे और सैटरडे को 1 लेक्चर होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपने फर्स्ट एड और AA के पल्स पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से करते जाएं, ठीक है। और जो ग्रुप के अंदर भी मैं रेलिवेंट आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। कल का आपका लाइव लेक्चर नहीं होगा और वो सैटरडे को होगा, और संडे को कंपनसेट में आपको 2 लेक्चर करवा दूँगी, ठीक है। चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।